मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 21 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है यूनिट नंबर 2 थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का ये लेक्चर आपके यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद आपका ये दूसरा यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 में मैकेनिक्स को कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को भी कवर करने का हमारा वही तरीका होगा कि पहले हम हीट ट्रांसफर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूले हैं उनका जल्दी से रीकैप करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, और अगर आप इन लेक्चर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, इन सारे फार्मूले को और इनकी पूरी थ्योरी को अच्छे समझना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। प्रीवियस बैच में हमने जो पढ़ाया था उसको एज अ सप्लीमेंट्री लेक्चर आप यूज कर सकते हैं और उसमें हमने पूरा कंप्लीट थ्योरी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जैसे हम आपको उसमें अलाउ करेंगे तो सारे नोट्स और जो भी उसके अंदर लेक्चर्स हैं उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूलों का रिवीजन करेंगे। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हीट ट्रांसफर के अगर हम मेथड्स की बात करें तो आपको पता है हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। ठीक है ना, चालन, संवहन और विकिरण होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हीट के ट्रांसफर के ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं। तो जो कंडक्शन मेथड होता है, इस कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि ये अक्सर ये सॉलिड के अंदर होता है, लेकिन एक लिक्विड भी है जिसके अंदर कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है, वो है मरकरी। और इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल को जो हीट मिलती है उस हीट की वजह से वो मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वाइब्रेट करता है और अपने वाइब्रेशन की वजह से बगल वाले मॉलिक्यूल से वो बार बार टकराता है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को आगे वो ट्रांसफर करता है। फिर वो फिर से वाइब्रेट करता है, वो अगले को हीट को ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से जो हीट है वो एक जगह से दूसरे जगह पर तो पहुंच जाता है, बट ये मॉलिक्यूल का अगर देखा जाए तो एक एवरेज जो पोजीशन है वो फिक्स होता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके यहां पर नहीं जाते। ठीक है ना, यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हीट सिर्फ मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से आगे जा रहा है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। और सॉलिड्स के अंदर इसी मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, और मरकरी के अंदर भी। दूसरा कन्वेक्शन मेथड जो होता है, इसमें एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स ले लें किसी लिक्विड का, तो लिक्विड में क्या होता है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो जो मॉलिक्यूल गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से ये हल्का हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है और इधर से जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो नीचे चले जाते हैं, फिर वो गर्म होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, फिर से जो ठंडे वाले हैं वो नीचे आते हैं। तो इस तरीके से पूरा लिक्विड जो है वो गर्म होता है। ठीक है ना, तो लिक्विड हो चाहे गैस हो, यानी कि फ्लूइड के अंदर जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है वो कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन। और तीसरा हमारे पास है रेडिएशन या विकिरण। ये एक ऐसा मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का जिसके लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही रेडिएशन मेथड से जब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, अगर बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ भी जाए तो उस मीडियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सन से जो हीट हमारे पास आता है वो हीट रेडिएशन मेथड से हमारे पास पहुंच रहा होता है, तो जहां पर एयर मीडियम नहीं है वहां से भी वो हीट हमारे पास आ रहा है। साथ ही अर्थ के आसपास के रीजन में जो हमारे पास वायुमंडल है जिसमें गैसेस मौजूद हैं, उन गैसेस पर उस रेडिएशन मेथड से आने वाली हीट का इंपैक्ट भी नहीं पड़ता और वो गैसेस गर्म भी नहीं होती। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें आप कि अगर ये अर्थ है और ये सन है और आपको पता है कि इधर तो इधर वैक्यूम है, इधर कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी ये हीट या रेडिएशन यहां से यहां पहुंच रहा है, इसका मतलब कि ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन यहां पर आपको पता है मीडियम है, इधर गैसेस हैं, तो इसके अंदर भी ये रेडिएशन जो है ट्रेवल करता है और हमारे पास पहुंचता है। और जब ये रेडिएशन मेथड से हीट आगे बढ़ता है तो जिस मीडियम से होकर के वो जा रहा है उस मीडियम को वो अफेक्ट नहीं करता है, यानी ये जो गैसेस हैं वो गर्म नहीं हो सकती हैं इस वाले हीट की वजह से। हाँ, यहां पर जब हीट आता है और अर्थ इसको हीट को एब्जॉर्ब करता है तो अर्थ के कांटेक्ट में जो गैसेस हैं फिर वो अर्थ की वजह से जो इसके पास हीट है उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स हैं, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम अब आते हैं यहां पर, हम फोकस करते हैं थोड़ा सा कंडक्शन को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं यहां पर कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है और उस सॉलिड को जब हम हीट देना स्टार्ट करते हैं किसी एक तरफ से, तो होता क्या है कि उस हीट की वजह से इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इनके जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। जब हम शुरुआत में हीट देते हैं तो क्या होता है, सबका एक तो टेम्परेचर अलग रहता है,
लेकिन लगातार वो हीट देने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, सबका टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही। फिर धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है कि जिनका जो भी अपना टेम्परेचर है, अब वो टेम्परेचर उसी कंडीशन में फिक्स हो गया है, अब वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो जब टेम्परेचर सबका फिक्स हो जाता है, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट हो गया है, तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टीडी स्टेट या अस्थाई अवस्था। लेकिन शुरुआत में जब हम इसको हीट दे रहे थे और हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल स्टेट या परिवर्ती अवस्था। ठीक, तो यहां पर हम जितने भी फार्मूलों की बात करने वाले हैं वो सब का सब हम स्टेडी स्टेट में डिस्कस करेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब कि जितने भी इसके क्रॉस सेक्शन हैं सबका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। ईच क्रॉस सेक्शन हैव कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर नहीं, ऐसा नहीं कि हर सबका टेम्परेचर एकदम बिल्कुल सेम, इसका इसका हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। ये T1 ज्यादा है T2 से, T2 ज्यादा है T3 से, T3 ज्यादा है T4 से, लेकिन जो भी ये टेम्परेचर है ये फिक्स है। आप इसको लगातार हीट दे रहे हैं लेकिन ये T1 वाला टेम्परेचर T1 पर ही बना हुआ है और ये T2 वाला टेम्परेचर T2 पर ही बना हुआ है, ये टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है अब, क्योंकि ये अब स्टेडी स्टेट में आ चुके हैं और जिस रेट से हीट इसके अंदर आ रहा है उसी रेट से ये हीट आगे भी ट्रेवल कर रहा है, तो कोई भी इसका क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। शुरुआत में ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे और उसी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ रहा था वेरिएबल स्टेट में। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जितना भी हीट आप इसको देंगे वही हीट अब यहां पर उसी रेट से बाहर निकलेगा, कोई भी इसका क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जिसका जो भी टेम्परेचर पहले हो चुका था अब वही टेम्परेचर मेंटेन है। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट या अस्थाई अवस्था। ठीक है ना, तो अस्थाई अवस्था में अगर हम मान लें कि एक हमारा जो ये रॉड है, सॉलिड है, इसका टेम्परेचर, इस वाले इंड का टेम्परेचर θ1 और इसका टेम्परेचर θ2 और इसका लेंथ L है, तो T टाइम में इसके अंदर से कितना हीट ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू में T। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूला है इस हीट ट्रांसफर का, क्योंकि इसी फार्मूले से हम कई और नए फार्मूले बनाएंगे आगे की स्लाइड में। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि इसके अंदर कितना हीट गया है, हीट Q इज इक्वल टू कितने टाइम में, T टाइम में, तो Q इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू में T, जहां पर K को हम बोलते हैं इस रॉड की, इस सॉलिड की क्या, थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक, थर्मल कंडक्टिविटी या उष्मा चालकता गुणांक। ठीक है ना, या इसी को हम सिर्फ उष्मा चालकता भी बोल देते हैं। अब ये जो K की वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा हमारा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर होगा, किसके अंदर से हीट कितने अच्छे से ट्रांसफर होगा। तो अगर K की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये जो सॉलिड है वो एक परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है ना, और ये एक आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई परफेक्ट हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए K की वैल्यू, उसका उष्मा चालकता गुणांक इनफाइनाइट होगा। और किसी बैड कंडक्टर की बात करें जिसके अंदर बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट इज इंसुलेटर, उसके लिए उष्मा चालकता गुणांक की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी सप्लीमेंट्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं और आज का ये जो लेक्चर है वो 3 सप्लीमेंट्री, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14, इन तीनों जो सप्लीमेंट्री लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किए थे उनके ऊपर ये बेस्ड है। यानी उन तीनों लेक्चर के अंदर आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उन सारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम और उसकी फार्मूले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए हीट ट्रांसफर को हम कंपेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट में, यानी कि चार्ज के ट्रांसफर से। और इन दोनों को कंपेयर करते हुए कुछ फार्मूले आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कोई वायर है और इसके एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर करंट फ्लो होता है ना। और ये जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम I बोल रहे हैं और इसमें जो चार्ज फ्लो होगा उसको हम Q बोल रहे हैं। तो आपको देखिए यहां पर पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में T। Q अपान में T मतलब कि चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी जो चीज इधर फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चार्ज को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के रेट को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां पर हीट ट्रांसफर के केस में देखें, आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह तक हीट जब ट्रांसफर होता है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है।
तो अगर इस वाले सेक्शन का टेम्परेचर θ1 और इस वाले सेक्शन का टेम्परेचर θ2 हो और पूरे रॉड का लेंथ L हो, तो आप देखिए अगर बिल्कुल इसी फार्मूले के हिसाब से चलने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर देखिए क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होना चाहिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, Q अपॉन T, हीट को हमने Q नाम दिया हुआ है, तो Q अपॉन T जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका हीट है तो ये क्या हो जाएगा, हीट करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज हीट करंट, ठीक है ना। दूसरा, आपको पता है जिसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा था उनके दोनों के डिफरेंस यानी पोटेंशियल का डिफरेंस और अपान में ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट था इसके रेशियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है उस वजह का यानी पोटेंशियल का डिफरेंस और अपान में इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत प्रतिरोध। बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर देखिए, यहां पर किसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, θ1 और θ2 की वजह से यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है। और यहां पर हमने क्या चीज लिया था, हीट के फ्लो का रेट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर भी सॉरी चार्ज के फ्लो होने का रेट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पर भी हीट के फ्लो होने का रेट यानी कि हीट करंट। तो बिल्कुल अगर इसी से कंपेयर करें तो यहां पर लिखना चाहिए θ1 माइनस θ2 अपान में H, क्योंकि H इज एनालॉगस टू I, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत प्रतिरोध, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस या फिर उष्मीय प्रतिरोध। तो उष्मीय प्रतिरोध R इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपान में H। यहां पर Q नहीं लिखना है क्योंकि Q का जो रेट था उसको H बोला था, यहां पर भी Q का जो रेट है उसको हमने I बोला था, बिल्कुल उसी के जैसा। और ये जो चीज है ये कहां से आई है, तो इस चीज के लिए आपको ये वाला फार्मूला जो हमने पीछे भी बताया था, आप यहां से इस फार्मूले से जब ये वाली वैल्यू निकालेंगे θ1 माइनस θ2 अपान H, तो ये आएगा L अपान KA के बराबर। और ये थर्मल रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके ऊपर आगे की क्लास में हम अभी आज की इस क्लास में आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की। तो ये कहां से आया, L अपान KA, आप देख लीजिए θ1 माइनस θ2 अपान H को हम बोलते हैं L अपान KA। कैसे, θ1 माइनस θ2 अपान H होना चाहिए, और H किसको बोलेंगे, H तो बोलेंगे Q अपान T को। तो अगर हम इस वाले T को इधर ले जाते तो क्या बन जाता है, ये Q अपान T दैट मीन्स H, यानी आपको मिल जाता है H इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या बन गया, H इज इक्वल टू KA और θ1 माइनस θ2 और अपान में L। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए θ1 माइनस θ2 अपान H, तो आप इस H को इधर ले जाइए और बाकी इन तीनों को इस साइड ले आइए। तो L को इधर ले आएंगे ऊपर जाएगा और K और A जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है θ1 माइनस θ2 और ये अपान में क्या हो जाएगा H। और θ1 माइनस θ2 अपान H को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस या उष्मीय प्रतिरोध। तो यही हमारा R है, तो R इक्वल टू L अपान KA बन गया, ठीक है। तो ये डिफिनीशन के लिए जरूरी है, बाकी इस फार्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद L अपान KA लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये जो देखिए θ1 माइनस θ2 अपान L वाला टर्म है कि L डिस्टेंस चलने पर टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ θ1 माइनस θ2। तो लेंथ के साथ किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस रेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। लेंथ के साथ कोई भी चीज जिस रेट से वेरी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर टेम्परेचर θ1 θ2, तो θ1 माइनस θ2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ L, यानी पर यूनिट लेंथ चलने पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये पोटेंशियल वाली बात होती V1 और V2 है ना, V1 और V2, तो यहां पर भी आप देखिए क्या कहते, और इस वायर का लेंथ अगर L है तो आप लिखते V1 माइनस V2 और अपान में L, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आपने ये चीज पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा क्लास 12th वाले चैप्टर्स में, नहीं तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो V1 माइनस V2 अपान L इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपान में लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट V1 माइनस V2 और अपान में L या X जो भी कह लीजिए, पर यूनिट लेंथ चलने पर वेलोसिटी का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका नाम हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक और इसी तरह से आता है, एक होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप समझ चुके हैं प्रेशर ग्रेडियंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपान में। तो पर यूनिट लेंथ चलने पर किसी भी क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस आया है, इस चीज को हम बोलते हैं उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, सारे जो टर्म है उनका फार्मूला एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर छूट गया है, ये देख लीजिए, एक फार्मूला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसको बोलते हैं वाइडेमैन फ्रांज लॉ, जो ये कहता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स या जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं या हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई हीट का अच्छा कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर का एग्जांपल आप ले लीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इसलिए हीट का भी अच्छा कंडक्टर है ये। ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला है के अपान में सिग्मा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन आप ध्यान रखें ये वाली बात, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर टी पर, क्योंकि टी बदलेंगे फिर तो ये इनका रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर अगर कोई मटेरियल हीट का अच्छा कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होगा। इसमें के आप समझ रहे हैं, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये जो सिग्मा है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं सिग्मा को, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस के की वैल्यू जितनी ज्यादा है वो हीट का उतना अच्छा कंडक्टर, सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा है वो इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा कंडक्टर, और दोनों का रेशियो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना अच्छा हीट का कंडक्टर है उतना अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी फिर उसी हिसाब से इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, तभी इनका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाइडेमैन फ्रांज लॉ, इसको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो अगर मान लीजिए हम दो अलग अलग मटेरियल्स के रॉड्स को, दो अलग अलग मटेरियल्स के रॉड्स को आपस में हम कनेक्ट करें, तो दो तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो सीरीज में उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा उसको हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या क्या फार्मूले बन रहे हैं और पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या क्या फार्मूले बन रहे हैं, इसको आपको समझना है। तो यहां पर देखिए, ये जो आपको पहला वाला बॉक्स दिख रहा है ये एक अलग मटेरियल का बना हुआ है, और जो दूसरा वाला दिख रहा है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है। इसी वजह से इसका थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट K1 है और इसका जो है वो K2 है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी होता है ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि मटेरियल का अगर हम लेंथ बढ़ा कर देंगे तो फिर इसकी कंडक्टिविटी बदल जाएगी। कंडक्टिविटी उसकी वही है, थर्मल कंडक्टिविटी वही है। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का, किसी भी रॉड का, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी उसकी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक्सटर्नल बनावट पर या उसकी लेंथ पर या उसके थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये अलग है इसका K1 और दूसरा ये मटेरियल है इसका K2 हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने सबका सेम लिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो एरिया है वो A1 है, A है, यहां पर भी A है और ये भी क्या है, A है। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर इस वाले मतलब पहले वाले का जो ये फ्री इंड है, फ्री जो इंड है उसको हम θ1 टेम्परेचर ले रहे हैं और दूसरे वाले का जो है उसको θ2, और दोनों आपस में जहां कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं थीटा। और दोनों जहां कनेक्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं अंतरा पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा पृष्ठ या फिर इंटरफेस, है ना। इंटर क्या लिख दिया, ये गलत हो गया, इंटरफेस होता है, इंटरफेस यानी अंतरा पृष्ठ। तो ये जो अंतरा पृष्ठ है यानी जो इंटरफेस है दोनों ऑब्जेक्ट का, उसका ये जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के लिए एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखें। K1/L1 θ1 प्लस K2/L2 θ2 अपान, और बिल्कुल यही सेम चीज K1/L1 प्लस ये फिर से ये वाली सेम चीज K2/L2। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इस वाले टर्म को यहां पर दोबारा लिखा गया, यहाँ θ1 और यहाँ पर θ2। और इसमें L1 और L2 क्या है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो L1 है और दूसरे वाले का जो लेंथ है वो L2 है। तो ये है इंटरफेस या अंतरा पृष्ठ के टेम्परेचर के लिए फार्मूला, इसको आप याद रखें। दूसरा ये कि अगर ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है और अगर ये स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। ऐसा इसका मतलब ये कि जिस रेट से हीट जा रहा होगा उसी रेट से हीट बाहर निकल रहा होगा, और जिस रेट से अगर हीट जा रहा है उसी रेट से बाहर निकल रहा है। तो पहले वाले के लिए अगर रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर हम इसको H1 बोलें, रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करेंट अगर पहले वाले के लिए H1 बोलें, तो दूसरे वाले के लिए जो H2 होगा वो भी H1 के क्या होगा, बराबर, क्योंकि जिस रेट से इससे पास हुआ है उसी रेट से बाहर निकला हुआ है। तो H1 = H2 होता है सीरीज में। और दूसरा ये कि जैसे आपने पढ़ा था ना कि ये रेजिस्टेंस वाला केस, इलेक्ट्रिसिटी के केस में R1 रेजिस्टेंस है और R2 है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2। बिल्कुल इसी के एनालॉगस हमारा थर्मल के केस में थर्मल रेजिस्टेंस के लिए भी ये फार्मूला काम करता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, R = R1 + R2। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
और एक लास्ट फार्मूला है कि जब K1 और K2 और ऐसे तमाम आपके अलग अलग कंडक्टिविटी वाले मटेरियल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आता है उसके लिए फार्मूला होता है L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अब अगर मान लीजिए यहां पर 2 की बजाय 3 ब्लॉक होंगे तो आगे हम यहां पर L3 कर लेंगे और यहां पर हम L3 अपान K3 कर लेंगे एंड सो ऑन। मतलब ये एक पैटर्न है, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसका ये फार्मूला आप याद रखें। इसमें एक स्पेशल केस बन सकता है कि अगर दोनों बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं तो कंडक्टिविटी कितना होगा, तो L1 इक्वल टू L2 जब आप कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ठीक है ना, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2 के। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना 1 अपान K इक्वल टू 1 अपान K1। बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ना देखिए। आप ये फार्मूला, ये जनरल फार्मूला याद करिए, ये सिंप्लीफाई करके तो आ ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। यहां पर देखिए दो अलग अलग रॉड है, इस बार दोनों की लेंथ सेम है। पिछली बार क्या था, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस बार दोनों का लेंथ सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग है, इसका A1 है और इसका A2। दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं इसलिए दोनों की कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट भी अलग है, K1 और K2 उष्मा चालकता गुणांक। और रेट ऑफ हीट फ्लो की अगर हम बात करें, यानी हीट करंट की बात करें, उष्मा धारा की बात करें या उष्मा के प्रवाह होने की दर की बात करें, यहां पर देखिए दोनों सीरीज में थे तो जिस रेट से ये अंदर जा रहा है अगर उसी रेट से बाहर निकलना, इसका मतलब कि पहले वाले के लिए जो हीट करंट है और दूसरे वाले के लिए जो हीट करंट है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनका अपना अलग हिसाब है और इनका अपना अलग हिसाब है। तो अगर हम इस पूरे रॉड का इकट्ठा आपसे पूछे कि रेट ऑफ हीट करंट कितना है तो आपको इसके और इसके दोनों के हीट रेट को प्लस करना होगा, तब आपको पूरा इक्विवेलेंट रेट निकल के आएगा। जबकि सीरीज में क्या था, पहले से जिस रेट से पार हो रहा था उसी से दूसरे वाले से वो सेम रेट से जा रहा था, इसीलिए H1 बराबर H2 था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, H1 और H2 दोनों का सम करेंगे तब जाकर के टोटल का हीट फ्लो होने का रेट मिलेगा। और चूंकि ये देखिए दोनों पैरेलल में कंबाइंड है इसलिए अगर इनका थर्मल रेजिस्टेंस और इनका थर्मल रेजिस्टेंस R1 और R2 हो तो जैसे पैरेलल में हम वायर को जोड़ते थे रेजिस्टेंस उनका होता था R1 है ना, और ये होता था ये R2, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला इस टाइप का होता था पैरेलल में। तो बिल्कुल वही सेम फार्मूला यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस के लिए भी काम करेगा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगर हम अब K1 और K2 है और पैरेलल में कंबाइंड है तो इनका इक्विवेलेंट अगर हमें कंडक्टिविटी निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो इसका फार्मूला K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2 है ना, A1 प्लस A2। और दूसरा अगर यहां पर सपोज कि 2 से ज्यादा 3 होते तो यहां पर K3 A3 भी आ जाता और यहां पर प्लस में A3 भी आ जाता, इस तरीके से ये हो जाता है। तो आप ये पैटर्न याद रखें। बाकी अक्सर आपको 2 का और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 3 का केस पूछते हैं, इससे ज्यादा का केस नहीं आता। हाँ, इसमें अगर आप A1 और A2 को दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर कर देंगे तो A1 और A2 बराबर रखने पर क्या होगा, ये A1 और A1 दोनों A1 हो जाएंगे, ये A1 प्लस A1 2A1 हो जाएगा तो A1 कॉमन लेके A1 से कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा 2, तो K इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2 अपान 2K। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम बनते हैं इसमें इस हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक पर उसमें यही कॉम्बिनेशन वाले और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम आ जाते हैं यहां पर रेडिएशन वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया फॉर अ ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी समझते हैं, ब्लैक बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो कि हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर हो A वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1, और इसका अगर हम इसका देखें कितना ट्रांसमिट कर रहा है तो 0, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 0। मतलब पूरा का पूरा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड। और ध्यान रहे कि ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना जरूरी नहीं होता है, सन जो है वो ब्लैक बॉडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ब्लैक बॉडी को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले या हाई टेम्परेचर पर हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करे, वो भी क्या है, ब्लैक बॉडी है। तो सन जो है हमारा उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सन एक अच्छा ब्लैक बॉडी है का एग्जांपल है, और इस ब्लैक बॉडी जो होती है उनका एब्जॉर्प्शन पावर होता है 1। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन का एक फार्मूला है, किसी भी ब्लैक बॉडी से
पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड टाइम में कितना हीट निकलेगा, Q/AT, मतलब हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, इस कैपिटल ए को ई को जो है वो हीट एनर्जी मान लेते हैं और इसका यूनिट मान लेते हैं जूल, जो कि ये गलत है क्योंकि ये जूल नहीं होगा। यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा जूल या कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जो आपका है वो एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, Q/AT। ठीक है, और ये इन्होंने बताया कितना होता है, सिग्मा इंटू T⁴ के बराबर, जहां पर T क्या है, इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है केल्विन में, और सिग्मा जो है इसको एक कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए, इसका कुछ 2.98 करके इसकी कुछ वैल्यू होती। ठीक है, बाकी आप इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर के टर्म में, सॉरी पावर के टर्म में। आपको देखिए एनर्जी पर यूनिट टाइम ये पता होगा, हीट या वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर है ये हीट एनर्जी अपान में टाइम, इसको हम पावर बोल देंगे। तो P अपान में बन जाएगा A इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, और A इधर से इधर जाएगा तो P इक्वल टू सिग्मा AT⁴, P इक्वल टू सिग्मा AT⁴ के। और अगर आपका ब्लैक बॉडी स्फीरिकल है तो A की जगह पर आप एरिया रखेंगे कितना, 4πr²। तो इसके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं रेशियो वाले, पावर के टर्म में या फिर टेम्परेचर का रेशियो उन्होंने पूछा हुआ है। तो P इक्वल टू सिग्मा AT⁴, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला इसी फार्मूले से निकला हुआ है। और अगर आपको कन्वर्जन का तरीका पता चल जाए ज्यादा अच्छा है, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, इसी से आप इसको कभी भी कन्वर्ट कर लेंगे। Q/T को पावर बोल दीजिएगा बस, P/A इक्वल टू सिग्मा T⁴, और A की जगह पर हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अच्छा ये जो फार्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, ये तो तब हम यूज करेंगे जब कोई एक ब्लैक बॉडी दिया होगा, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमें पता होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक ब्लैक बॉडी हमारा है, कोई एक ब्लैक बॉडी हमारे पास प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, जिसको हम फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं, कि एक इस तरह का कवर होता है और बीच में एक छोटा सा कैविटी होल बना देते हैं, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से शेप होता है। तो इसमें जो भी हीट या रेडिएशन आता है वो इसी में बार बार ऐसे करता है और इसी में रह जाता है। तो हम कहते हैं कि इसने हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको हम फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी इसी को बोलते हैं। तो किसी भी प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी को मान लीजिए हमने किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जिसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, है ना, इसका सपोज इसका टेम्परेचर है T, लेकिन इसको जिस बॉक्स के अंदर रखा गया उस बॉक्स का टेम्परेचर है T0। तो ऐसे में किस रेट से ये हीट रेडिएट करेगा, उसका फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴ है। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है तो इस फार्मूले में ये मॉडिफिकेशन है कि सिग्मा T⁴ तो होता ही था, बट माइनस में सिग्मा T0⁴ हो गया, फिर सिग्मा को कॉमन ले लिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि आपने अक्सर फार्मूले वो नहीं पढ़े हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप देख लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्चुअल में स्टीफन्स लॉ का एक स्पेशल केस है। और ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब सराउंडिंग और उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 20 से 25 या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है तो फिर ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं करते हैं और इसी को हम मॉडिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये फार्मूला निकल के आता है dQ/dt इज इक्वल टू K थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां पर थीटा है सिस्टम का टेम्परेचर और थीटा नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर थीटा और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है तो किस रेट से उसमें से हीट निकलेगा इस सिस्टम में से, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस, या आप ये कह सकते हैं उस बॉडी के ठंडे होने की दर। तो रेट ऑफ हीट लॉस यानी dQ/dt इक्वल टू K थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां पर माइनस भी लगाया जाता है हम, बट यहां न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे थे। माइनस का मतलब यही किस रेट से जो है हीट वो लॉस हो रहा है सिस्टम का, सिस्टम से कहा जा रहा है सराउंडिंग में। लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होगा तब। ठीक है, और ये तो ठीक है, ये फार्मूला तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में कि रेट ऑफ हीट लॉस एक तरह से आप कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग ही है, जितने ज्यादा रेट से हीट निकलेगा उतना तेज वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा। लेकिन ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है या रेट ऑफ कूलिंग है, इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आपके सिस्टम का टेम्परेचर जितनी तेजी से उसमें से हीट निकलेगा उतनी तेजी से टेम्परेचर घटेगा या चेंज होगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस की जगह पर हम रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपका कूलिंग का ही रेट बता रहा है और ये भी आपका कूलिंग का ही रेट बता रहा है। रेट ऑफ कूलिंग ये भी है, रेट ऑफ कूलिंग ये भी है, लेकिन ये हीट लॉस के टर्म में है रेट और ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में है रेट। तो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, अगर
आपके सिस्टम का टेम्परेचर θ1 से θ2 में बदल रहा है टी टाइम के अंदर, अगर आपका सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर θ1 था और वो टेम्परेचर टी टाइम बाद बदल के हो गया θ2, तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ कूलिंग निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज से, और उसको हम जैसे यहाँ पर dq/dt था तो ये dθ/dt हो जाएगा। dθ/dt मतलब टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ टेम्परेचर का चेंज, तो θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर θ1 से θ2 गया है तो कितने का डिफरेंस हुआ है, तो θ1 माइनस θ2 अपान में टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू, यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा लेकिन ये वाला कांस्टेंट इस वाले कांस्टेंट से अलग होता है, और इसका एक पूरा प्रोसीजर है इसको डिराइव करने का, इस फार्मूले से हम इसको डिराइव करते हैं, बट यहां पर वो हम कर नहीं रहे और उसको करने की जरूरत नहीं है, आप इन फार्मूलों को बस याद रखिए, ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं करना है। तो इस फार्मूले से हम डिराइव करके यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक अलग कांस्टेंट मिलता है, उसको भी हमने के से ही रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ध्यान रहे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग है, क्योंकि आपको ये भ्रम हो सकता है कैसे हमने यहाँ पर के की जगह पर के लिखा है, थीटा माइनस थीटा नॉट, इसको भी थीटा ही बोला जाता है इस वाले को, तो थीटा माइनस थीटा नॉट भी यहाँ लिखा है, तो फिर क्यू जो है वो थीटा से कैसे रिप्लेस हो गया, एक्चुअल में ये रिप्लेस नहीं हुआ है इससे, ये इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, इससे हम इसको डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो 4 एप्सिलॉन और सिग्मा t⁴ ऐसे करके इसका पूरा कांस्टेंट आता है जिसको हमने के बोला हुआ है, ठीक है। तो ये अलग फार्मूला है जो कि इसी से इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप इसको भी याद रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की इस क्लास में, है ना। और यहाँ पर जो θ1 प्लस θ2/2 यानी कि जो टेम्परेचर θ1 से θ2 बदला था उस टेम्परेचर का यहाँ पर एवरेज है और यहाँ पर उस टेम्परेचर का डिफरेंस है, और इसी θ1 प्लस θ2/2 को हम थीटा भी लिखते हैं फार्मूले में, सिर्फ थीटा करके भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और ये शायद लास्ट भी है क्योंकि इसके बाद, हाँ इसके बाद हम प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की बात करेंगे। तो किसी भी ब्लैक बॉडी से जो हीट रेडिएट होता है, वो जो हीट रेडिएट होता है उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती है, और अलग अलग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनका कह लीजिए अमाउंट या उनकी जो एनर्जी है या इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपके पास कोई एक ब्लैक बॉडी है और उससे हीट रेडिएट हो रहा है, तो उससे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है, λ1 है, कोई λ2 है, कोई λ3 है ना, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी वेवलेंथ पॉसिबल है हर वेवलेंथ की रेडिएशन उससे इमिट हो रही होती है, यही तो ब्लैक बॉडी है। लेकिन इसमें ये जो वेवलेंथ यहाँ पर रेडिएट होता है या इमिट होता है उसकी आप कह सकते हैं क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है, मतलब हो सकता है कि λ1 वेवलेंथ वाली रेडिएशन ज्यादा निकल रही हो, λ2 वेवलेंथ वाली रेडिएशन कम निकल रही हो, और λ3 वाली जो है कुछ अलग निकल रही हो, मतलब इससे कम निकल रही हो और इससे ज्यादा निकल रही हो। तो अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशन निकलती हैं उनका एनर्जी या उनका इंटेंसिटी अलग अलग होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहां पर ये जो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकल के आती हैं उसके लिए फिर क्या होता है कि एक ग्राफ प्लॉट किया गया है कि अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशन निकलती हैं वो उनकी एनर्जी या उनका इंटेंसिटी कितना है उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। और ये ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से है, एग्जैक्टली तो नहीं बना है, मतलब आप इसको अगर प्रॉपर ग्राफ जो बुक्स में बनी होती है उससे मैच करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं वो आप समझिए। एक तो यहां से पता चल रहा है ये, एक तो इसको टच नहीं करता, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये जो है यहां से अगर आप इसको ले आए एकदम इनिशियल कंडीशन में, तो यानी कि आप कह सकते हैं 0 से इन्फिनिटी के हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होती है ब्लैक बॉडी से। दूसरी बात ये जो ग्राफ आपका प्लॉट किया गया वो सब अलग अलग टेम्परेचर पर है। आपका जब ब्लैक बॉडी T1 टेम्परेचर पर था तो हमें ये वाला ग्राफ मिला हुआ है, आपका जब ब्लैक बॉडी T2 टेम्परेचर पर आया तो ये वाला हमें ग्राफ मिला, जब T3 टेम्परेचर पर आया तो ये वाला ग्राफ मिला, और T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है और T2 की वैल्यू T3 से ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब हम कम टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाले रेडिएशन का हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला हुआ है, और ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली सबसे ज्यादा रेडिएशन उसके अंदर से बाहर निकली हुई है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन की मात्रा सबसे ज्यादा थी, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, या उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, ठीक है। यानी कि हर वेवलेंथ का रेडिएशन तो है, हर वेवलेंथ का रेडिएशन तो है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा है, किसी का उसके बगल वाले का उससे कम है और कम है और कम है और कम है, कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है, ठीक है ना। दूसरा, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा करके T1 की बजाय T2 टेम्परेचर पर ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ तो नेचर तो वही है, जैसा नेचर इस ग्राफ का है वैसा नेचर इसका भी है,
बस फर्क इतना है कि इसमें जो मैक्सिमम जिस वेवलेंथ का रेडिएशन मैक्सिमम मिल रहा था, अब उसमें मैक्सिमम जिस वेवलेंथ का रेडिएशन मिल रहा है वो मैक्सिमम वेवलेंथ इस वाले मैक्सिमम वेवलेंथ से क्या हो गया, कम। और हमने क्या किया था, टेम्परेचर बढ़ाया था। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग या मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू घट रही है। पहले जो मैक्सिमम वेवलेंथ आता था वो आपका ये वाला मैक्सिमम था, टेम्परेचर बढ़ाने पर अब जिसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही है उसकी वैल्यू जो है कम हो गई। और तीसरा आप देखिए, टेम्परेचर जब आप और बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ यहां पर और ज्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब यह कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है उसकी वैल्यू घटती है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेकर के ग्राफ प्लॉट किया गया, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। और इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो रेडिएशन हमें मिल रहा है इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या फार्मूला होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो वीन्स ने यहां पर फार्मूला दिया, सबसे पहला प्रयास वीन्स ने किया इसको एक्सप्लेन करने का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को। और एक तो इन्होंने यही फार्मूला दे दिया कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, यानी कि लैम्डा एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमें मिलता है उसको इन्होंने बोला है लैम्डा एम। और टी मतलब जिस टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपका प्लॉट किया गया था, तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जिसका नाम हो जाएगा क्या, वीन्स कांस्टेंट। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही भी निकली कि टेम्परेचर के साथ साथ ये मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिल रहा है उसकी वैल्यू लगातार घट रही है। और ये दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका लैम्डा एम और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस टेम्परेचर पर ये लैम्डा मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन और टेम्परेचर बढ़ गया तो लैम्डा एम और नीचे आ गया। तो इस तरीके का आपको एक ग्राफ मिल जाता है टी और लैम्डा एम के बीच में। और यहां पर ये जो वीन्स कांस्टेंट है इसकी ये वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और दूसरा ये कि ये तो ठीक था कि इन्होंने ये चीज तो बता दिया कि लैम्डा एम और टी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब टी और लैम्डा एम के बीच में जो रिलेशन है उस तो इन्होंने बताया और ये बिल्कुल सही भी था। लेकिन ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग एनर्जी, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग उसका अमाउंट है या इंटेंसिटी है, इसके लिए जो इन्होंने फार्मूला दिया था जिसको हम वीन्स लॉ बोलेंगे, ठीक है ना, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है और ये वीन्स लॉ है, उन्हीं वीन्स ने दिया हुआ है। ये वाला करेक्ट बैठ रहा है जिस बात के लिए इन्होंने बताया। लेकिन जो इस ग्राफ का नेचर जो है समझाने के लिए जो इन्होंने ये किया था, ये फार्मूला पूरी तरह से सही नहीं था। ठीक है ना, और इसको आप गलत भी नहीं बोल सकते। ये बस याद रखें कि वीन्स लॉ में जो फार्मूला इन्होंने दिया था, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वेवलेंथ के लिए, मतलब इधर का जो ग्राफ है इस ग्राफ को समझाने के लिए वीन का ये फार्मूला ठीक है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वीन्स का फार्मूला स्मॉल वेवलेंथ के लिए करेक्ट होता है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए फेल हो जाता है। अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ या लार्ज वेवलेंथ है उसके लिए फिर रैले और जीन्स दो अलग अलग लोग हैं, इन दोनों लोगों ने फार्मूला बनाया और इस फार्मूले की वजह से आप लार्ज वेवलेंथ वाले जो ग्राफ है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल वाले को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से कर सकते हैं आधा इनके फार्मूले से ये आधा एक्सप्लेन हो रहा है और इनके फार्मूले से ये आधा एक्सप्लेन हो रहा है, पूरा किसी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके इन फार्मूले को डिराइव किए हुए थे, जो कि इसके ऊपर पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा था। और तब तक यहां पर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटा का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, फोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद क्या किया, प्लांक ने क्वांटम प्रिंसिपल जो अपना बनाया, फोटॉन वाला जो थियरी इन्होंने बनाया कि किसी भी सब्सटेंस से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे, मतलब जो लाइट निकल रही है रेडिएशन, वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में निकल रही है, और हर एक बंडल या पैकेट की जो एनर्जी होगी वो E = h टाइप की होती है। ठीक है ना, तो ये मतलब E = h मतलब h का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इन जनरल कहें तो E = NH, मतलब h का 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, इस तरह का। तो ये फोटॉन वाला जो कॉन्सेप्ट प्लांक ने दिया, इसको हम बोलते हैं प्लांक हाइपोथेसिस, और उसी के बेसिस पर इन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया। और अब ये जो फार्मूला निकल के आया ये इस पूरे ग्राफ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है, स्मॉल वेवलेंथ के लिए भी और लार्ज वेवलेंथ के लिए। ठीक है ना,
अगर आप इस फार्मूले को स्मॉल वेवलेंथ के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वीन के फार्मूले में। इसको आप फार्मूले को यूज करेंगे लॉन्ग वेवलेंथ या लार्ज वेवलेंथ के लिए तो यही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेले जीन्स लॉ में। मतलब ये लोग सही तो थे अपनी जगह पर, लेकिन ये कुछ चीजें मिस कर रहे थे। स्मॉल वेवलेंथ के लिए ये ठीक थे, लार्ज के लिए ये थे, और ये सबके लिए हो गए, ये जनरल हो गया और ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, और उसमें ये फार्मूला तो पहले से ही सही था। ये थोड़ा सा मतलब इतना एक्सप्लेन किया, इन्होंने इतना एक्सप्लेन किया, इन्होंने सबको एक्सप्लेन किया। तो ये चारों ये जो फार्मूले लिखे हो ना, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने रीकैप कर दिया है। बाकी डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वाला जो सप्लीमेंट्री लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा। अब हम प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोग फिर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि टू स्फीरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 and with surface temperature T1 and T2 respectively radiate the same power, then R1 upon R2 must be equal to। मतलब क्या है कि दो ब्लैक बॉडीज हैं, दो कृष्ण पिंड है जिनका टेम्परेचर दिया है T1 और T2 और उनका रेडियस है R1 और R2। दोनों समान दर से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जो दोनों जो पावर रेडिएट कर रहे हैं, पावर वो पावर सेम है। तो रेडियस का रेशियो बताना है, रेडियस का रेशियो बताना है। देखिए आपको पता है किसी भी ब्लैक बॉडी से जो हीट रेडिएट होता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पावर के ऊपर बेस्ड है या हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर, हीट रेडिएशन, हाँ हीट रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। तो आप इस E को ऐसे कन्वर्ट करिए पावर में, तो E को आप लिखेंगे क्या, Q अपान में AT इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। और आपको पता है कि Q अपान T को पावर बोलते हैं, तो P अपान A इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। और यहाँ से आप पावर के फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सिग्मा A और T पावर 4, है ना, ये फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए रेडियस अगर दिया हुआ है इसका मतलब स्फीरिकल शेप होगा आपके ब्लैक बॉडी का, और अगर रेडियस दिया हुआ है तो एरिया की जगह पर स्फीयर के एरिया का फार्मूला यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला पहले वाले ब्लैक बॉडी के लिए कैसे लिखा जाएगा, P1 इज इक्वल टू सिग्मा और यहाँ पर होगा 4 पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा T1 पावर 4 पहले वाले ब्लैक बॉडी के लिए। दूसरे वाले ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम यही फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर और उसके बाद में T2 पावर 4 की। ठीक है, और ये जो दोनों ब्लैक बॉडी के लिए आपने रेडिएटेड पावर के लिए फार्मूला निकाला है, अब इनका आप ले लीजिए आपस में रेशियो, और रेशियो लेने के बाद क्या आ जाएगा कि P1 अपान P2, P1 अपान P2। आप देखिए यहाँ पर रेशियो लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, और इनटू में T1 अपान T2 का होल पावर 4। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम यहां पर आपसे कहा गया है कि जो रेडिएटेड पावर है वो सेम है, सेम पावर रेडिएट कर रहे हैं, तो यानी P1 और P2 आपस में इक्वल है, यानी आप इसको भी इससे कैंसिल कर सकते थे, या तो आप इन दोनों को आपस में पहले ही इक्वेट कर सकते थे। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया R1 अपान R2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा T1 अपान T2 का पावर 4, और इस पूरे पार्ट को इस साइड ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो आपको मिलेगा R1 अपान R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपान T1 का होल पावर 4, और यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा R1 अपान R2, इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा T2 अपान T1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रेडियस का रेशियो, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अपान R2 इक्वल टू T2 अपान T1 का होल स्क्वायर, T2 अपान T1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना पता हो, यहां से फिर यहां कैसे पहुंचा जाता है, यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था, इतना पता है तो बाकी तो कैलकुलेशन बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं there is a black spot on a body if the body is heated and carried in dark room then it glows more, this can be explained on the basis of। यानी एक वस्तु है जिस पर एक काले रंग का निशान है, उसको पहले गर्म किया जाता है और गर्म करके अंधेरे में ले जाते हैं, तो वही जो काला निशान था, वही जो डार्क चीज थी, वही अब अंधेरे में जाकर के ब्राइट हो रही, बहुत ज्यादा चमक रही। तो इस घटना को समझाने के लिए इसमें से कौन सा रूल काम करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और स्टीफन्स लॉ। तो देखिए इसमें
आपको पता है बाकी सारे रूल हमने डिस्कस किए, यही वाला शायद छूट गया है और यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ जो है रेडिएशन का वो क्या बोलता है, देखिए किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है कि ये कहता है कि गुड, या तो इसका पहले आप फार्मूला देखिए, ये फार्मूला कहता है कि ई लैम्डा अपान ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा, ठीक है ना। किरचॉफ के अकॉर्डिंग कोई भी जो वस्तु है उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है और उसकी जो या उत्सर्जन शक्ति है और उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, इमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होता है। किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर एक कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, जो कि एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ठीक है ना। यानी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर इमिसिव पावर जिसका ज्यादा है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा। या ऐसे कर लीजिए जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है उसका इमिसिव पावर भी ज्यादा होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी आप कह सकते हैं गुड हीट एब्जॉर्बर या गुड एब्जॉर्बर का मतलब हुआ कि गुड इमिटर, ठीक है ना। जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है ना। बालू का एग्जांपल है, रेगिस्तान में बालू का एग्जांपल, दिन में बहुत ज्यादा गर्म भी होता है क्योंकि अच्छा अवशोषक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, रात को उतना ही ज्यादा ठंडा भी हो जाता है क्योंकि अच्छा इमिटर भी होगा फिर वो। सेम तरीके से अगर हम दिन में धूप में लोहे को और लकड़ी को रख दें तो लोहा दिन में गर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, लकड़ी कम गर्म होगा क्योंकि लोहा जो है वो अच्छा अवशोषक है। और रात को फिर आप इसको ठंडी में ओस में बाहर रख दीजिए तो रात को वही लोहा ठंडा भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन वो लकड़ी कम ठंडा होगा। तो लकड़ी जो कि अच्छा एब्जॉर्बर नहीं था वो अच्छा इमिटर भी नहीं है, यानी अगर वो बुरा अवशोषक है तो वो बुरा उत्सर्जक भी होगा, और अगर वो अच्छा अवशोषक है तो वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो गुड एब्जॉर्बर आप बोलने के साथ साथ एक और बोल सकते हैं बैड रिफ्लेक्टर, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। गुड एब्जॉर्बर मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो कम से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो गुड एब्जॉर्बर को हम बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बैड रिफ्लेक्टर से भी। तो आप कह सकते हैं गुड एब्जॉर्बर यानी गुड इमिटर, या फिर कह सकते हैं बैड रिफ्लेक्टर इज गुड इमिटर। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। आप इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को याद रखें, इनके हिसाब से जो जितना अच्छा अवशोषक है वो उतना अच्छा उत्सर्जक है, या जो जितना बुरा परावर्तक है वो उतना अच्छा उत्सर्जक है, ठीक है। तो यही बात यहां पर हो रही है कि काला रंग जो है वो अच्छा अवशोषक होता है, वो काला रंग बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसने क्या किया, गर्म करने पर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब अंधेरे में जाने पर क्या हो रहा है, वो उसको रेडिएट भी उतना तेजी से कर रहा है, और जितना ज्यादा रेडिएट करेगा उतना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ये चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। थिकनेस ऑफ आइस ऑन अ लेक इज 5 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इज -20 डिग्री सेल्सियस। If the rate of cooling of water inside the lake be 20,000 calorie per minute through each square meter surface, यानी each meter square meter surface, find the K for ice। आपको आइस का थर्मल कोफिशिएंट या थर्मल कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वो फाइंड आउट करना है। और इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जो दी हुई हैं पहले हम उसको सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि थिकनेस ऑफ आइस ऑन अ लेक इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक झील है जिसमें एक बर्फ बना हुआ है और इस बर्फ की मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इज -20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये बर्फ अगर है तो बर्फ के कॉन्टेक्ट में यहाँ पर ये जो एयर है यहाँ पर आप कह सकते हैं कितना टेम्परेचर है, -20 डिग्री सेल्सियस। इफ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, यानी कि इस वाटर के, इसके अंदर जो वाटर है उस वाटर के कूल होने का रेट यानी ठंडे होने का रेट कितना है, 20,000 कैलोरी पर मिनट। आप देखिए कैलोरी पर मिनट से पता चल रहा है कि ये Q/T की वैल्यू गिवन है, तो Q/T की वैल्यू कितनी है, 20,000 कैलोरी पर मिनट है, पर मिनट। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, और ईच स्क्वायर मीटर मतलब इसमें जो एरिया की ये बात कर रहे हैं, ये एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें के की वैल्यू निकालनी। तो आप देखिए आपके पास एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो, के इज इक्वल टू क्या होता है,
सॉरी Q इक्वल टू फार्मूला होता है Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपान L और इनटू में क्या होता है T। अगर इस T को हम इधर से इधर ले आए तो Q अपान T का फार्मूला बन जाएगा Q अपान T इक्वल टू के ए और ब्रैकेट में आ जाएगा θ1 माइनस θ2 और अपान में क्या हो जाएगा L। L मतलब क्या होता था, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करते थे जिसके दो एंड का अलग अलग टेम्परेचर होता था उस ऑब्जेक्ट की ये लेंथ है। तो क्या ये वैसा ही काम कर रहा है, यहाँ पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अपर एंड का टेम्परेचर यानी एयर है इसके कांटेक्ट में जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस और इसके लोअर एंड का टेम्परेचर यानी कि लोअर एंड के टेम्परेचर का मतलब क्या, ये आइस है तो लोअर एंड का टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस ये है और ये 0 डिग्री सेल्सियस ये है ना, इसके दोनों एंड का टेम्परेचर हो गया। तो आप यहां से टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं θ1 माइनस θ2 करके और इसकी लेंथ की जगह पर ये इसकी थिकनेस यूज कर लेंगे और के की वैल्यू निकालनी है, ए की जगह पर एरिया 1 रख देंगे और ये पूरी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो सिचुएशन ये वही था जो हमने यहाँ पर रॉड के फॉर्म में पढ़ा था, ये वही इन्होंने अलग तरीके से, ये θ1 था, ये θ2 था, ये L डिस्टेंस था, ठीक है ना। और इसमें से जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए इन्होंने बोला था, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सीधे। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं Q इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू में T। आप T को इधर ले आइएगा तो ये बनेगा Q अपान T मतलब रेट ऑफ हीट, हीट के निकलने का रेट के ए θ1 माइनस θ2 अपान L। अब ये सारी वैल्यूज को आप रखिए और ध्यान रखिए कि सारी वैल्यूज आपको कैसे रखनी होगी। ये पूरा आंसर आपका किस तरीके से आ रहा है, देखिए जो टेम्परेचर का यूनिट आ रहा है वो डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी टेम्परेचर की डिफरेंस को हमें डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। बाकी ये मीटर में है और ये वॉट में है, यानी कि दोनों MKS के, तो हमें इसको MKS में रख करके कैलकुलेट करना होगा। तो Q अपान T की जो वैल्यू आ रही है ये इन्होंने दिया हुआ है कि 20,000 कैलोरी पर मिनट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 20,000 और इस कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 20,000 इंटू, अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो एक कैलोरी इक्वल टू 4.18 या 4.2 जूल होता है और अपान में जो मिनट है उस मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, वहां पर 60 लिख देंगे तो ये सेकंड में हो गया, इज इक्वल टू के और इनटू में ए की वैल्यू 1 और θ1 माइनस θ2 यानी इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 0 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20 ही आएगा और डिग्री सेल्सियस में ही रखना है क्योंकि यूनिट वैसा ही दिया हुआ है। और अपान में लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हमारा कितना है, ये लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर -2, ये क्या हो गया मीटर, ठीक है। बस आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो के की वैल्यू निकालनी है आपको, ये देखिए 10 पावर 2, ये 5 से इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 4 और इस 4 को आप इधर अपान में ले जाइएगा और ये 10 पावर -2 को आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू, और इस 20,000 को आप लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर 4, तो 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू में 4.2 अपान में ये 60 और इंटू में ये 10 पावर -2 और बस, और क्या बचा, ये 4 भी इधर आके डिवाइड करेगा, 4 भी क्या करेगा डिवाइड। तो एक तो आप यहाँ से देखिए 10, ये 6 है और ये 2 है, तो यहाँ से आपका पहले तो इसको आप कैंसिल करिए, 2 आ गया और 2 के बाद अब आपका कितना हो गया, सिंपल करने के लिए -2 और +4 +2 हो जाएगा, +2 में से एक ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 को इससे डिवाइड करिएगा 42 बनेगा, तो 42 बचेगा अपान में 6 इंटू 2 आ जाएगा। अब इस 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 21 और अपान में 6 हो जाएगा। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 3.5 और उसके बाद तो डिवाइड करेंगे 3.5 आ गया और इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है, तो सब में यूनिट वही आ रहा है, वाट मीटर इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑप्शन है उसमें यूनिट कैसा दिया हुआ। अगर ये केल्विन इनवर्स करके देते वैसे कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हम डिग्री सेल्सियस में लें और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हम केल्विन में लें दोनों सेम ही आता है। तो अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस हमने डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है 20, तो केल्विन में भी इसका डिफरेंस 20 ही आएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही आता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके था, थोड़ा परेशान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं, 3 bars of equal length and equal area of cross section are connected in series. Their internal conductivities are in the ratio 2:4:3. If the end of first and last bars are at temperature 218 degrees Celsius respectively in steady state, the temperature of both junction is. यानी ये कह रहे हैं, यहां पर हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो यहां पर करते हैं
ये कह रहे हैं कि अगर तीन टुकड़े को सीरीज में आपस में कनेक्ट किया जाए कुछ इस तरीके से, और ये जो तीनों टुकड़े आपस में कनेक्ट किए गए इनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है, यानी आप कह सकते हैं L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 है। तीनों का जो एरिया क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी आपस में बराबर है, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या A3। और इन तीनों की जो उष्मा चालकता गुणांक K1 K2 और K3 होगा उनका रेशियो आपको दिया हुआ K1 रेशियो K2 रेशियो K3 इज इक्वल टू 2:4:3। ठीक है। और इन तीनों टुकड़ों में जो पहला टुकड़ा इसका ये जो फ्री एंड है, ये वाला तो फ्री नहीं है क्योंकि अगले वाले से कनेक्ट है, तो ये जो फ्री एंड है इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे वाले का जो फ्री एंड है इसका टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों जंक्शन का टेम्परेचर आपको बताना है जिसको हम मान रहे हैं θ1 और θ2। ठीक है। तो आपने देखिए शुरुआत में पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या फार्मूले हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या कंडीशन यहां पर होती है। तो आपने एक चीज पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी टुकड़े होते हैं, उन सब के लिए उष्मा प्रवाह की दर यानी कि उष्मा धारा का मान सबके लिए सेम होता है। यानी आप यहां पर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि H1 बराबर H2 बराबर क्या H3 के, है ना। यानी इसके लिए उष्मा प्रवाह की दर, इसके लिए और इसके लिए तीनों सेम रेट से हीट फ्लो होगा। तो हम H1 H2 और H3 तीनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यहां से हम चाहे तो तीन इक्वेशन बना सकते हैं, एक तो इनका इक्वेशन, एक इन दोनों का इक्वेशन और एक इन दोनों का इक्वेशन। और ये तीन इक्वेशन बना करके हम दो ही वेरिएबल हैं तो हमें तो दो ही इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा, हम θ1 और θ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए H की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इस फार्मूले को एक बार समझिए। Q इक्वल टू फार्मूला होता है KA θ1 माइनस θ2 और अपान में L इंटू में T को इधर लाएंगे तो ये बनेगा Q अपान T, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम हीट करेंट या रेट ऑफ हीट फ्लो ही बोलते हैं। तो हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H इक्वल टू फार्मूला है कितना, KA θ1 माइनस θ2 और अपान में L। ये बन गया हमारा H का फार्मूला, है ना। आप हमेशा H के फार्मूले को याद करके नहीं घूमेंगे टहलेंगे, आपको ये वाले फार्मूले को याद करना है। तो H का फार्मूला बन गया तुरंत, सिर्फ H को T को उधर से इधर लाना था, H बन गया ये। तो आप देखिए अगर हम इस H का फार्मूला पहले वाले पार्ट के लिए यूज करें तो H1 की वैल्यू निकल के आएगी, और H1 की वैल्यू किसके इक्वल है, H1 की वैल्यू, तो आप सीधे H1 की वैल्यू यहाँ पर लिखिए। कितना हो जाएगा पहले वाले पार्ट के लिए K1, और A की जगह पर A होगा क्योंकि सबके लिए एरिया सेम है। θ1 कितना है 200, माइनस θ2 कितना है, उसको हमने θ2 मतलब दूसरा वाला जो एंड है उसका टेम्परेचर कितना हमने θ1 नाम दिया है, और अपान में होता है लेंथ, तो लेंथ को हम L बोल रहे हैं क्योंकि सबका लेंथ सेम है, तो L1 L2 L3 नहीं बोलेंगे। इज इक्वल टू हम H2 के बराबर कर रहे हैं। अब देखिए दूसरे वाले के लिए हम इसके लिए H2 निकाल रहे हैं, तो इस वाले के लिए ये इसका पहला इंड हुआ और ये इसका दूसरा इंड हुआ, तो हम यही वाला फार्मूला उसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा K2, फिर आएगा A, और टेम्परेचर का डिफरेंस θ1 माइनस θ2, लेंथ हो जाएगा L। ठीक है ना, ये H2 की वैल्यू हमने ले ली। अब इसी के बराबर हम H3 को कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा K3A, और उसके लिए क्या है θ2 माइनस 18 और बटे में L हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने जो कंडीशन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ये हमें इक्वेशन मिला है, और इसमें से हर जगह से L कैंसिल हो जाएगा, हर जगह से A कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आप देखिए K1 K2 K3 का रेशियो अगर आपको पता है तो इसमें एक कॉमन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। K1 इक्वल टू हो जाएगा 2K, K2 इक्वल टू हो जाएगा 4K, और K3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3K। और ये सारी वैल्यू को आप यहां पर रख सकते हैं। हम पहले इन दोनों का एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर बाद में इन दोनों का एक इक्वेशन बनाएंगे, और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन देखिए, K1 की जगह पर कितना 2K इज इक्वल 2K ब्रैकेट में कितना 200 माइनस θ1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4K, और ब्रैकेट में हो जाएगा θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब K से K हुआ कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर कितना आ गया 200 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2θ1 माइनस 2θ2। इसको उधर ले जाइए तो आपको कुल मिला के मिलेगा कितना 3θ1 माइनस 2θ2 इज इक्वल टू कितना 200। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो इन दोनों को हमने H1 और H2 को आपस में इक्वेट किया, ये इक्वेशन बन गया। अब H2 और H3 को आपस में इक्वेट कर रहे हैं और अगला इक्वेशन बनाएंगे। तो अगला इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा, इन दोनों को इक्वेट करना है तो K2 की वैल्यू रखिएगी कितना 4K, और ब्रैकेट में ये θ1 माइनस θ2 अपान हो जाए इज इक्वल टू हो जाएगा K3 यानी कि 3K, और ये ब्रैकेट में आ गया θ2 माइनस 18, और अपान में L तो कैंसिल हो चुका है, तो K से K हुआ कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4θ1 माइनस 4θ2
इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा 2 माइनस में 54। ठीक है, और आप ऐसा करिए, इस 54 को इधर ले आइए, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो 3 थीटा 2 क्या मिलेगा, 3 थीटा 2 माइनस में 4 थीटा 1, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 4 थीटा 2 इज इक्वल टू, ये इधर आके हो गया प्लस में 54। 3 थीटा 2 और 4 ये कितना हो जाएगा 7 थीटा 2, और माइनस में ये हो जाएगा 4 थीटा 1 इज इक्वल टू 54। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि आपका जो थीटा 1 आया और आपका जो थीटा 2 आया, इन दोनों में दो वेरिएबल हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और आपको पता है कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एक को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर दूसरे की वैल्यू किसी में रख देंगे, पहले की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। इसको हम पूरा मिटा रही है कैलकुलेशन। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के ऊपर, तो 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 200, और यहाँ पर देखिए 7 थीटा 2 यानी प्लस में है ये 7 थीटा 2, और माइनस में है आपका 4 थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है आपका, ये है 54। बस इसी को सिंप्लीफाई करना, और करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, देखिए ये है 3 और ये है 4, तो हमें एक काम करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तभी ये थीटा 1 वाला टर्म कटेगा, तभी हमें थीटा 2 की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 थीटा 1 माइनस में 8 थीटा 2 इज इक्वल टू 800, और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 12 थीटा 1 और प्लस में 21 थीटा 2, और इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 गुणे 5 15 और 1 16 162 हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब प्लस कर लीजिए, तो ये पूरा कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल, और प्लस और माइनस यहाँ से घट जाएगा, और घटने के बाद कितना हो जाएगा, 20 में से 7 को माइनस करना होगा, 20 में से 7 को माइनस करने का मतलब 13 हो गया, और प्लस में आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है पूरा 8 1 962 थीटा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए 962 और अपान में 30 कितना जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 के बाद कितना बचा, ये 5 और 13 चौका 52, यानी कितना हो गया 74 डिग्री सेल्सियस, है ना। थीटा 2 की वैल्यू आ गई 74 डिग्री सेल्सियस, और थीटा 2 की ये वाली वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रख करके, जो छोटा इक्वेशन हो, आप उसमें से क्या निकाल लीजिए, थीटा 1, तो आप इसी में रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ये हो जाएगा 3 थीटा 1 माइनस 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 74, 2 इंटू 74 इज इक्वल टू 200, कितना आ जाएगा 3 थीटा 1, और ये उधर जाके प्लस भी होगा, तो 200 और प्लस में 2 गुणे 4 किया आपने 8 हो गया, और 2 गुणे 7 किया 14 हो गए, 348 हो गया, और 348 को आप भाग करिएंगे किससे, 3 से, तो आपको थीटा 1 मिल जाएगा। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 3 1 का 3, 3 1 का 3 और 3 6 के 18, 116 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो थीटा 1 की वैल्यू 116 आ गई, और थीटा 2 की वैल्यू आ गई 74 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा इन दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर। तो ये थीटा देखिए 200 ये है, लगातार टेम्परेचर घटेगा, तो ये 200 है, इसके बाद ये वाला जो थीटा 1 है ये ज्यादा आना चाहिए, थीटा 1 116 आया है, उसके बाद और कम आना चाहिए, थीटा 2 74 आया, उसके बाद और कम होना चाहिए 18, है ना। इसी सीक्वेंस में तो घटेगा। अगर आप इधर से हीट दे रहे हैं तो ये इधर वाला एरिया, इधर वाला क्रॉस सेक्शन ज्यादा हीट होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जो भी है वो फिक्स है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट है, इसी को तो स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 याद रखिए सीक्वेंस, पहला आंसर 116 और दूसरा आंसर 74। अब ये पूरा मिट जाएगा, हमें बैक आना होगा, तो आपको मैं यहाँ पर अब मिटा रहा हूँ, या तो आप इसको नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बैक करके आपको ऑप्शन दिखा दें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पूरा गायब होने जा रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन है 116 और 74 हमें चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर जो है वही मिल जाएगा, थीटा 1 की वैल्यू 116 और थीटा 2 की वैल्यू 74। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वही दिया हुआ है, लेकिन सीक्वेंस गलत है, ये थीटा 1 74 बोल रहे हैं और थीटा 2 को 116 बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ठीक ठाक था ये, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, उन सारे प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। If the temperature difference on the two sides of a wall increases from 100 degree Celsius to 200 degree Celsius, then its thermal conductivity remains unchanged, doubled, hard and becomes 4 times. अगर किसी दीवार के अगर दो सिरे हैं और इसके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो डिफरेंस पहले 100 था, बाद में अगर 200 कर दिया जाए तो इसकी
चालकता पर, उष्मा चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी उष्मा चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आपको पता है कि उष्मा चालकता यानी हीट कंडक्टिविटी जो है वो, यानी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत ही अच्छा कंडक्टर है जिसको हम परफेक्ट कंडक्टर बोल रहे हैं तब उसके लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कोई बहुत बड़ा बुरा कंडक्टर है यानी जिसको बैड कंडक्टर बोलते हैं उसके लिए के की वैल्यू 0 होती है। तो उष्मा चालकता या कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के से डिसाइड होता है। और के जो है, ये जो के होता है ये इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आप कह लीजिए इसको आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये इसके शेप पर, साइज पर और टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर डिफरेंस पर या शेप पर, साइज पर तो ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कितना हीट फ्लो होगा। यानी कि आप ये फार्मूला देखिए, Q इज इक्वल टू क्या है, के ए θ1 माइनस θ2 और अपान में L इंटू में T। तो ये जो Q है वो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो K है, ये K तो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। यही है जो इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को डिसाइड करता है। इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर कोई भी चेंज करें, के की वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर की एक वैल्यू देकर के कह रहे हैं कि 100 से 200 कर दें, तो बहुत सारे लोग कहेंगे 2 गुना हो जाएगा, है ना, ऐसा दिमाग में आ जाता है कि 100 से 200 हो रहा है तो के की वैल्यू भी, कंडक्टिविटी भी 2 गुना हो जाएगी। नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ रॉड द टेम्परेचर ऑफ होल रॉड विल बी यूनिफॉर्म व्हेन। कोई एक छड़ है, अगर उसके हम एक सिरे को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसके हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम हो, ऐसा कब होगा। देखिए हमने इसके पहले आपको बताया कि अगर किसी रॉड में से हीट आप फ्लो कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि उसके जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं अलग अलग, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ता है। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करके उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट या फिर परिवर्ती अवस्था। ठीक, उसके बाद जब आप इसको हीट लगातार देते रहते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि अब कोई भी मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि जितना भी उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब करना था वो कर चुके हैं, जितना भी उनका टेम्परेचर बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब वो हीट को जिस रेट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी रेट से बाहर आगे इमिट भी कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सेम नहीं होता, कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हमने एग्जांपल दिया T1, T2, T3, T4। तो ये जो टेम्परेचर है अब ये नहीं बदल रहे हैं, लेकिन T1 ज्यादा है T2 से, T2 ज्यादा है T3 से, T3 ज्यादा है T4 से। इसी को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अस्थायी अवस्था या फिर स्टेडी स्टेट, स्टेबल स्टेट भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि सबका टेम्परेचर, यानी ये कह रहे हैं कि T1 और T2 सेम होना चाहिए, T2 और T3 सेम होना चाहिए, ये सारे टेम्परेचर सेम हो, ऐसा कब होता है। तो आप देखिए जरा ये फार्मूला जो आपके पास है, हीट वाला फार्मूला, हीट वाला फार्मूला है Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू टी। अगर मान लीजिए हम बीच वाले टेम्परेचर को चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ रॉड द टेम्परेचर ऑफ होल रॉड विल बी यूनिफॉर्म व्हेन। किसी भी क्षण के एक सिरे को गर्म करने पर उसके हर एक सिरे का, हर एक भाग का टेम्परेचर सेम होगा, ऐसा कब होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्टेडी स्टेट की जब हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, हर एक भाग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन सेम नहीं होता है। स्टेडी स्टेट उसको हम बोलते हैं, अस्थायी अवस्था उसको बोलते हैं जिसमें हर एक भाग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन सेम नहीं था। सेम होना जरूरी नहीं होता है कि T1 इक्वल टू T2 हो तभी इसको हम स्टेडी स्टेट बोलेंगे, नहीं। T1 की वैल्यू हो गई 200 डिग्री सेल्सियस और T2 की वैल्यू हो गई 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो भी 200 और 50 है ये फिक्स है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट हो चुका है, इसको हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हर एक भाग का टेम्परेचर सेम हो, ऐसा कब होगा। हर एक भाग का टेम्परेचर मतलब अगर कहीं भी और दूसरा टेम्परेचर लें या इसका भी टेम्परेचर लें, वो टेम्परेचर इसी के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए इसको एक फार्मूले से समझ लीजिए, ये जो फार्मूला आपके पास है Q इज इक्वल टू के ए और θ1 माइनस θ2 अपान में L इंटू में T। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप इसके सिर्फ ये दो इंड को देखें, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गए इसका मतलब फिर ये भी सेम ही था, है ना, क्योंकि लगातार घटता जाता है।
तो अगर ये इसके सेम है इसका मतलब इसके पहले वाला भी सेम है, इसके ये टुकड़ा ले लेंगे, इसके लिए बात कर लेंगे, फिर ये सेम आ जाएगा। तो θ1 और θ2 एक दूसरे के इक्वल कब आएंगे? θ1 और θ2 एक दूसरे के इक्वल तब आएंगे, आप देखिए जरा, ये सब इधर ले जाइएगा तो कितना मिलेगा, Q इंटू में L और अपान में आ जाएगा A और T और क्या आएगा K इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, है ना। अब यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये पूरा रिजल्ट आएगा कितना, 0। और ये पूरा रिजल्ट 0 लाने के लिए आप Q को 0 नहीं कर सकते क्योंकि आप हीट इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। आप L को 0 नहीं कर सकते, रॉड है उसकी अपनी कोई लेंथ है। आप A को 0 नहीं कर सकते क्योंकि रॉड है तो उसका अपना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप हीट फ्लो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो T भी 0 नहीं कर सकते। इस पूरे पार्ट को 0 आना होगा तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये 0 लाने के लिए आप इनमें से किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बचा सिर्फ K। और अगर हम इस K की वैल्यू रख दें कितनी, इनफाइनाइट, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी 0। और जैसे इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि 0 इक्वल टू θ1 माइनस θ2, दैट मीन्स θ1 इक्वल टू क्या, θ2। आप बताइए कि θ1 और θ2 यानी इसके हर एक इंड का टेम्परेचर, हर एक भाग का टेम्परेचर सेम होने के लिए जरूरी क्या है, K की वैल्यू इनफाइनाइट। और K की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होती है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए, है ना। परफेक्ट कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर कोई आपका परफेक्ट कंडक्टर है, एकदम बहुत ही अच्छा चालक है, सुचालक है, उसमें ऐसा होता है कि हर एक भाग का टेम्परेचर सेम होता है। तो K इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कह रहे हैं A metal rod of length 2 meter has cross sectional area 2A and A as shown in figure. The ends are maintained at temperature 100 degree Celsius and 70 degree Celsius. The temperature at the middle point C is. एक तो यहां पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया हूं तो इसके लिए आप माफ करिएगा। अब देखिए इस सवाल में कह के आ रहे हैं कि एक ही मेटल है, मतलब दो अलग अलग मटेरियल नहीं यूज किए गए हैं, ये दोनों सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है होगी वो सेम होगी और दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसीलिए रेट ऑफ हीट फ्लो यानी उष्मा प्रवाह की दर या उष्मा धारा का मान भी सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम यहां पर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, H1 बराबर H2 के। तो ये फार्मूला आपको पता ही है, ये क्या होता है, K1 A1 टेम्परेचर का डिफरेंस 100 माइनस इसको आप मान लीजिए थीटा इसका टेम्परेचर, तो 100 माइनस हो जाएगा थीटा और अपान में लेंथ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अगले वाले के लिए यूज करेंगे H2 के लिए तो लिखेंगे K2 A2 टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर थीटा यहाँ पर 70 और इस तरफ ये घट रहा है तो इसका मतलब आपको लिखना होगा थीटा माइनस 70 और अपान में लेंथ इसका भी कितना है 1 है। अब ये देखिए दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, एक ही मेटल के बने हुए हैं, इसीलिए K1 और K2 आपस में इक्वल थे, कैंसिल हो गए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2A और इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2A ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा थीटा माइनस 70 और A से A कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 70 और इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो 3 थीटा इज इक्वल टू 270 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 270 और अपान में 3 कितना हो जाएगा 90 और यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले मिडिल पॉइंट सी का जो टेम्परेचर आएगा वो 90 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये बस कॉन्सेप्ट आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है और सेम मटेरियल है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं कि सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 5 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। What will be the temperature at which a perfect black body radiates at the rate of 5.67 watt per centimeter square? ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंप्लीट हमारा फार्मूला होता था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, इसमें जो आपका E होता था उस E का मतलब क्या था, इस E का मतलब यही था ना Q अपान में ए टी, और Q अपान जो T है वो रेट ऑफ एनर्जी है जिसको हम वॉट में मेजर करते हैं और जो A है वो एरिया है तो उसको हम मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं। यानी ये जो पूरी वैल्यू गिवन है ये पूरी वैल्यू E की है और ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो सिग्मा की है सीजीएस सिस्टम में, तो हमें T की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन करना होगा, E की वैल्यू रख दीजिए, ये 5.67 यूनिट का ख्याल रखिएगा, वॉट अपान सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिग्मा की बात करें, सिग्मा की अगर हम बात करें तो सिग्मा की वैल्यू गिवन है 5.67
इंटू 10 के पावर में -5, लेकिन यहाँ अर्ग है। देखिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, लेकिन अर्ग को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉट भी लिखा हुआ है। बाकी जो बच गए यूनिट वो सब एमकेएस की होनी चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 1 जूल में होता है 10 पावर 7 अर्ग। इसका मतलब एक अर्ग में कितना जूल हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल। तो हमें ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 10 पावर -7 से, और उसके बाद क्या बचा? हाँ, इंटू में t के पावर में 4। बस अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये 10 पावर कितना हो गया? -12, अपान में हो जाएगा, अपान में आएगा, और अपान से जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 पावर प्लस में 12 इज इक्वल टू टी के पावर में 4। अब देखिए ये t के पावर 4 है, तो हमें इसको भी पावर 4 के हिसाब से लिखना होगा। इसको हम लिखेंगे 10 पावर 3 और इसका पावर 4 इज इक्वल टू टी पावर 4, क्योंकि 4 इंटू 3 करेंगे 12 आ जाएगा। अब देखिए इसका भी पावर 4 है और इसका भी पावर 4 है, तो मतलब 4th रूट इसका जब लेंगे हम, तो 4th रूट लेने के बाद t इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 3, दैट मीन्स 1000, और ये जो t आएगा वो आएगा किसमें? केल्विन, 1000 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर ये प्रॉब्लम था। आप ये कांस्टेंट देख लीजिएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में थोड़ा सा मेंशन करने में स्टीफन कांस्टेंट की बजाय हमने वीन्स कांस्टेंट का नाम ले लिया था वहां पर, जो वैल्यू बोल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थियरी ऑफ एक्सचेंज, प्रीवोस्ट की एक्सचेंज थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो स्टेटमेंट तो हम ढूंढ ही लेंगे, पहले आप इस थियरी को समझ लीजिए। ये हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में डिस्कस भी किया है, बट हमने ये नाम वहां पर मेंशन नहीं किया था, तो हम आपको बता देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी बॉडी चाहे उसका टेम्परेचर कम हो चाहे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो लगातार हीट को रेडिएट भी कर रही होती है और साथ में उसको एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। यानी ये जो बॉडी है ये हीट को रेडिएट भी कर रही है और ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है। बस अंतर इतना होगा कि हो सकता है कि रेडिएशन मतलब रेडिएट करने वाली जो इसका रेट है ये ज्यादा हो और एब्जॉर्ब करने का रेट कम। तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो एनर्जी को इमिट करने का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है और एब्जॉर्ब करने का रेट कम होता है। और अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो इसका एब्जॉर्ब करने का रेट ज्यादा होता है और इमिट करने का रेट कम होता है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी उसका टेम्परेचर हो, हर सिचुएशन में वो हीट को रेडिएट करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर इसका हमारा सराउंडिंग से ज्यादा होगा तभी ये हीट को रेडिएट करेगी। बस ये सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो रेडिएट करने का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा और एब्जॉर्ब करने का रेट कम होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर दिया था उसमें हमने इसको डिस्कस किया है, बस इसका नाम नहीं बताया था। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं प्रीवोस्ट थियरी ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें आप ढूंढ लीजिए, ऑल बॉडीज रेडिएट हीट एट ऑल टेम्परेचर, यही बिल्कुल करेक्ट है। बाकी को देख लीजिए, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ये साथ में ये इमिट भी करती रहती है और एब्जॉर्ब भी करती रहती है। ये अलग बात है कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर है तो जिस रेट से ये इमिट करेगा उसी रेट से एब्जॉर्ब करेगा, ओवरऑल इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5000 एंगस्ट्रॉम एट टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस। If the temperature is increased by 1000 degree Celsius, then the maximum intensity will observed at, मतलब कि मैक्सिमम जो तीव्रता देखी जा रही है वो किस तरंगदैर्घ्य के लिए देखी जाएगी, ये आपको बताना है। शुरुआत में टेम्परेचर दिया हुआ है T1 कितना है, T1 दिया हुआ है आपका 1227 डिग्री सेल्सियस। तो 1227 में 273 आपको जोड़ना होगा क्योंकि ये केल्विन में हमें लिखना है। तो ये हो गया 12 2 14 और एक 1500 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर है। और इनिशियल टेम्परेचर पर किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखी गई, मतलब किस वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट हुई है, यानी लैम्डा एम जिसको हम बोलते हैं उसकी वैल्यू गिवन है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दोबारा जो है हमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया। तो पहले 1227 था, अभी 1000 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 से कितना हो जाएगा 2227, ये हो जाएगा T2 इक्वल टू ये 2227 डिग्री सेल्सियस और प्लस में 273 अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 2200 ये था और 22 2 24 हो जाएगा और 24 1 2500 हो जाएगा। कितना हो गया 2500 केल्विन। ठीक है ना, टेम्परेचर को हमने 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया।
ये था 1227 डिग्री सेल्सियस, 1000 और बढ़ा दिया तो ये 2227 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। अब हमें बताना है कि अब ये लैम्डा एम की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने इसको T1 T2 नाम दिया है, तो इसको हम लैम्डा M1 लैम्डा M2 नाम दे देते हैं। और आपको पता है कि इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, या फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं वीन्स का। तो इसको हम बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए लैम्डा M1 T1, लैम्डा M1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा M2 T2, है ना। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम यूज करेंगे। यहाँ से हमें लैम्डा M2 चाहिए, तो लैम्डा M2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा M1 और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, T1 अपान T2। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम और T1 की वैल्यू है 1500 और T2 की वैल्यू है 2500। ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करिए 3 और ये हो गया 5 से इसको कैंसिल करिए 1000 और 1000 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। और आप देखिए कि पहले जब टेम्परेचर 2227 डिग्री सेल्सियस था तब उस टाइम अधिकतम ऊर्जा के सापेक्ष जो तरंगदैर्घ्य था वो था 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना। और आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हम बनाते हैं उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके लिए ये मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो बाएं साइड खिसकता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होनी चाहिए। टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लैम्डा एम 5000 से कितना हो गया है, घट करके 3000 हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये वाले ऑप्शन को तो आप पहले ही नेग्लेक्ट कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद लैम्डा एम की वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं कि द कलर ऑफ अ स्टार प्रेडिक्ट्स, किसी भी तारे का, किसी भी स्टार का जो कलर होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यही वाला फार्मूला आपके पास है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है वीन्स कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोल रहे हैं। और ये फार्मूला कहता है कि वेवलेंथ जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट। और वेवलेंथ का मतलब कि ये वेवलेंथ रिलेटेड होता है कलर से, है ना। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें या स्टार की बात करें तो इसमें से हर एक रेडिएशन की लाइट निकल रही है, लेकिन लैम्डा एम वो रेडिएशन है या वो वेवलेंथ है जिसके लिए एनर्जी या इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो जो भी यहाँ से कलर हमें दिखेगा वो कलर हम इसी से डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की मात्रा बहुत ही कम है या उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है। तो किसी भी स्टार का जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैम्डा एम, और लैम्डा एम या कलर जो है वो टेम्परेचर के लिए एक सिग्नल हमें देता है कि लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा तो टेम्परेचर की वैल्यू कम, है ना। और यहीं से इसी से हम स्टार का टेम्परेचर या सन का टेम्परेचर भी निकालते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम या कलर जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट होता है, एसोसिएट होता है। स्टार का या सन का टेम्परेचर, सन भी जो कि एक स्टार है, उसका टेम्परेचर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 जिसमें कह रहे हैं कि टू बॉडीज ए एंड बी एट टेम्परेचर 4 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 2 to 7 डिग्री सेल्सियस respectively are kept in an evacuated vessel at 27 degree Celsius. The ratio of rates at which heat is lost from A and B is. ठीक है, ये केस है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T दिया हुआ है तो इससे हीट के रेडिएट होने का जो रेट है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 के। लेकिन अगर आपका ब्लैक बॉडी या ये बॉडी किसी एक ऐसे इंक्लोजर के अंदर रख दिया जाए जिसका टेम्परेचर T नॉट है, तो उससे अब इससे हीट रेडिएट होने का फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4 के। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B, और उनका टेम्परेचर दिया हुआ है यानी T1 और T2 ले लीजिए, और जिसके अंदर रखा गया ये जो इंक्लोजर है उस इंक्लोजर का टेम्परेचर यानी T नॉट की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको E1 और E2 का रेशियो पता करना है, यानी आपको EA और EB का रेशियो पता करना है। तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए ये वाला। तो EA इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ब्रैकेट में हो जाएगा TA पावर 4 माइनस में हो जाएगा T नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पर आएगा TB पावर 4 माइनस में T नॉट पावर 4। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। अब सबकी वैल्यू रखिए लेकिन केल्विन में रखिए, ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो TA और TB ये देखिए 4 to 7 है, TA की वैल्यू कितनी है, TA इक्वल टू 4 to 7 डिग्री सेल्सियस,
इसमें 273 आप ऐड कर दी, 4 2 6 700 डिग्री, सॉरी 700 ये केल्विन हो गया। इसी तरह से टीबी की बात करें, ये है 227 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 केल्विन। और तीसरा जो इंक्लोजर है टी नॉट, वो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप 273 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन। अब ये सारी वैल्यूज को आप इसमें रख दीजिए, तो टी ए पावर 4, टी ए मतलब कि 700 पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 यानी कि 300 पावर 4, और अपान में यहां से हो जाएगा टी बी यानी कि 500 पावर 4, और माइनस में हो जाएगा 300 पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका हो सकता था कि हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, लेकिन ये पावर 4 है तो हमें पहले पावर 2 को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेना होगा। तो 700 का पावर 4 है ना, तो आप 700 का पावर 2 करिए, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 2 जीरोज की वजह से कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा टोटल 4 जीरो, है ना। अब इसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 जीरो का स्क्वायर हो गया 4 जीरो, और इसका भी स्क्वायर, और अपान में सेम तरीके से ये 500 था तो 25 हो जाएगा, 4 जीरोज हो जाएंगे, और इसका हो जाएगा स्क्वायर 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9, उसके बाद 4 जीरोज हो जाएंगे, और इसका पावर हो जाएगा 2। अब इसमें लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद आपको मिलेगा ई ए अपान ई बी, ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो जब a प्लस बी होगा तो कितना आ जाएगा, ये 49 था, 49 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, और 4 1 5 यानी 58, यानी कि आपको मिलेगा ऊपर 5 8 और उसके बाद ये 4 जीरोज, और इनटू में ये हमने a प्लस बी किया। अब a माइनस बी करिएगा तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 40, और उसके बाद 4 और जीरोज, और अपान में सेम तरीके से यहाँ 25 है और यहाँ पर 9 है, तो एक बार इनका प्लस होगा और एक बार इनका माइनस होगा। तो जब इनका प्लस होगा कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 4 34, यानी 34, और उसके बाद 4 जीरोज इनटू में इनका डिफरेंस करेंगे तो 16, और उसके बाद में 4 जीरोज। ठीक, सारे जो जीरोज हैं वो आपस में कैंसिल, ये 40 बचेगा, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर से 58 बचा, 58 इंटू 40 और अपान में 34 इंटू में 16। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई एक आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो 8 से करें, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 2 से इसको करिएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 9 18, ठीक है ना। अब ये 29 है और ये 5 है, तो 5 और 29, और यहाँ पर हो गया आपका कितना, ये 34, तो 5 7 35, लगभग 7 के आसपास ये आएगा, है ना, हम गेस कर रहे हैं 7 के आसपास ये आएगा, और 7 चौक 28 यानी 4 पॉइंट समथिंग का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत ही क्या है, आप देखिए अगर ये 34 की बजाय 35 होता तो 7 बढ़ जाता, लेकिन ये 34 हो तो ये 7 से कम जाएगा, 6.9 समथिंग आएगा। लेकिन आप इसको अगर 7 मानिए और ये 29 है ना, इसको जो 7 से कम है उसको आप 7 मान लीजिए, और ये जो 29 है उसको थोड़ा कम मान लीजिए, तो ये डिवाइड करने पर लगभग कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 4 पॉइंट समथिंग है, ये है लेकिन डेसिमल पहले लगा दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा वही आ जाएगा ऑप्शन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये इनक्लोजर वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 के, लेकिन जब किसी इनक्लोजर के अंदर जिसका टेम्परेचर T नॉट है, ऐसे केस में रेट ऑफ हीट रेडिएशन का फार्मूला आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है तो आप लोग थोड़ा गुस्सा कम होइए, क्योंकि मैं एक्चुअल में कई जगहों पर मुझे बाद में ये बात का दुख होता है कि कई जगहों पर मैं टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, और वो ज़्यादा लेने का रीज़न ये कि एक ही बात बार बार बोलना या किसी किसी टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना, इस वजह से लेक्चर जो है अक्सर लेंदी हो जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। इसमें देखिए एक सवाल है कि परम ताप T पर एक धातु की उष्मा चालकता एवं विद्युत चालकता सिग्मा हो तो, ठीक है ना, यानी उष्मा चालकता K और विद्युत चालकता सिग्मा हो, तो इसमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है। हमने आपको रिकैप में शुरुआत में बताया कि एक फार्मूला होता है जिसको हम वाइडेमैन-फ्रांज लॉ बोलते हैं, यही ना, वाइडेमैन-फ्रांज लॉ बोलते हैं, जिसका मतलब यही था, इनका कहना यही था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर किसी भी बॉडी के लिए K अपान सिग्मा T इज इक्वल टू होता है क्या, कांस्टेंट। और इसका मैसेज ये निकल के आता है कि जो बॉडी हीट की जितनी अच्छी कंडक्टर होगी, वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की भी उतनी ही अच्छी कंडक्टर होगी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट
इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम बोलते हैं वाइडेमैन फ्रांज लॉ। और इसका ये फार्मूला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बदल देंगे तो फिर कहानी थोड़ी बदल जाएगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फार्मूला है किसी भी ये धातु के लिए जो कि ये लागू होता है, और इसको वाइडेमैन फ्रांज लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर आपको यही बताना था, तो के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ ये फार्मूला ही पूछा जाता है और इसमें कुछ वैसे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि एक कमरा है जिस कमरे का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और उस कमरे में एक ऑब्जेक्ट है जो 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आपको टाइम बताना है, अगर उस ऑब्जेक्ट को 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाना है तो कितना टाइम उसको लगेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि इन अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 61 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। ठीक है ना। 30 डिग्री सेल्सियस वाला एक कमरा है जिसमें एक वस्तु को रखी गई है, और वो वस्तु 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लेती है। तो वही वस्तु 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में कितना टाइम लेगी उसी कमरे के अंदर। ठीक, यानी अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि ये कोई कमरा है और इस कमरे के अंदर एक वस्तु रखी गई है, कमरे का टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, और ये जो वस्तु है इसका टेम्परेचर 61 से कितना हो गया 59, और ये होने में कितना टाइम लगा है 4 मिनट का। ठीक है ना, 4 मिनट का टाइम लगा है। तो आपको बताना है कि इसी वस्तु का टेम्परेचर जब 51 से करना होगा 49 तो कितने मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, कमरा वही है और वस्तुएं भी वही हैं, बस टेम्परेचर का जो रेंज है वो अलग हो गया। तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। शुरुआत में हमने इसको डिस्कस किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कह लीजिए ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो अगर कम रहेगा, मतलब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एग्जैक्टली 30 नहीं है, वो फ्लक्चुएट करता है, बट इस रेंज में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर हम दो तरीके से बताते हैं। एक तो हीट लॉस के हिसाब से, रेट ऑफ हीट लॉस, है ना, इसमें भी ठंडे होने की दर मिलेगी, और दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इससे भी हमें रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ ठंडे होने की दर मिलेगी। तो दोनों फार्मूले आप याद रखें। इसका फार्मूला हो जाएगा सम कांस्टेंट और उसके बाद थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां पर थीटा क्या होगा उस वस्तु का टेम्परेचर, और थीटा नॉट क्या होगा उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर। इस फार्मूले से हमें रेट ऑफ हीट लॉस मिलेगा, किस रेट से इसमें से हीट इसमें जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी जो वस्तु है वो किसी टाइम इंटरवल में एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में पहुंच रही है, ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसको आप बोल सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टी, इसी चीज को, और ये किसके इक्वल होता है सम अदर कांस्टेंट, ऐसा ही कोई कांस्टेंट, और उसके बाद फार्मूले में आता है यहाँ पर थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां पर थीटा का मतलब होता है इन दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज, थीटा वन और थीटा टू का एवरेज। ठीक, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी अगर आपको पता करना है तो हमारे पास ये दोनों तरीके हैं, ये है रेट ऑफ हीट लॉस और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और दोनों को रेट ऑफ कूलिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये वाला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर 2-3 बार अलग अलग तरीके से करके ऐसा ही सवाल पूछा गया है, तो हम ये क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के जरूर करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, अब इसको हमें फिर से सॉल्व करना है। तो सिचुएशन ये है कि पहले जो हमारे लिए थीटा वन और थीटा टू है वो है 61 और 59, है ना, ये हमारे लिए थीटा वन का काम कर रहा है, ये थीटा वन है, और ये हमारे लिए थीटा टू है, और ये हमारे लिए थीटा नॉट है। ठीक है, और ये है टाइम। तो फार्मूला होता है थीटा वन माइनस थीटा टू अपान टी, यानी 61 माइनस 59 और अपान में टी, टाइम को हम 4 लिख रहे हैं, मिनट में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आंसर भी मिनट में चाहिए, इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट और ब्रैकेट में थीटा, थीटा मतलब इन दोनों टाइम का एवरेज, तो 61 प्लस 59 का एवरेज लेना होगा, यानी 61 प्लस 59 अपान 2, और माइनस में थीटा नॉट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 33। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 जो है उसके लिए अगर हम फार्मूला यूज करें, इसके लिए यूज करें, तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा नॉट है, तो यहाँ से बन जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू, और अपान में ये टाइम हमें पता करना है, इज इक्वल टू वही वाला कांस्टेंट, और ब्रैकेट में दोनों का एवरेज यानी 51 प्लस 49 अपान में 2, और माइनस में सराउंडिंग का टेम्परेचर
30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से आएगा 2/4 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू के, और यहां से 61 और 59 120/2 करेंगे 60, 60 माइनस कितना हो गया ये 30, यहां से डिफरेंस करेंगे 30 और 30 को इधर ले जाइएगा कितना हो जाएगा 1/60, तो के की वैल्यू आ गई 1/60। के की इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए और यहां पर भी सॉल्व करिए, डिफरेंस आया कितना 2, तो 2/t इज इक्वल टू के की जगह पर 1/60 और ब्रैकेट में 51 और 49 100/2 करेंगे 50 और माइनस में 30, 50 माइनस 30 यानी 20, 20/60 यानी कि 1/3, तो 2/t इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे t इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, और ये भी आंसर निकल के आएगा मिनट में, क्योंकि हमने यहाँ 4 को रखा था मिनट में, बाकी यूनिट किसी का था नहीं, क्योंकि सारे बाकी यूनिट ये टेम्परेचर वाले और ये टेम्परेचर वाले सेम थे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया था, तो इसको हमने मिनट में रखा, तो हमारा टी भी जो किस में आ जाएगा वो मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो पहले जब ये 61 से 59 हो रहा था तो 4 मिनट लगा था, लेकिन जब ये 51 से 49 हो रहा है उसी कमरे के अंदर तो कितना लग रहा है 6 मिनट लग रहा है। मतलब आप कह सकते हैं रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज जो है वो घट गया, अब धीरे धीरे घट रहा है टेम्परेचर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और अभी इसके बाद टोटल 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। इसमें कह रहे हैं कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म होते हैं, क्यों? तो ये बात तो आपको पता होगा कि मिट्टी के जो घर होते हैं वो ठंडियों में होते हैं गर्म और गर्मियों में होते हैं ठंडे, यानी कि हमें सबसे ज्यादा हमारे लिए वो सुटेबल होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में जो मिट्टी के घर होते हैं वो इसलिए ठंडियों में गर्म या फिर गर्मियों में ठंडे बने होते हैं क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब मिट्टी जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं, और अगर अच्छा कंडक्टर नहीं है तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी गर्मियों में बाहर का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है मतलब ये ज्यादा गर्म है, लेकिन जो आपका मिट्टी का घर बना हुआ है वो चूंकि बैड कंडक्टर है, दीवार मिट्टी, तो वो मिट्टी बैड कंडक्टर होने की वजह से बिल्कुल भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, एक तरह से आइसोलेशन का काम करती है आपके कमरे के अंदर की जो स्पेस है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में, तो इधर का हीट इधर नहीं जा पाता, अंदर नहीं जा पाता, तो कमरा आपका ठंडा बना रहता है। ठीक है ना। दूसरा, अगर ठंडियों की बात करें तो उसमें भी यही सिचुएशन है, बाहर का टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका है, ठंडी पड़ रही है, लेकिन कमरे के अंदर का टेम्परेचर गर्म बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, आपकी जो दीवार है वो मिट्टी की बनी है, तो क्या हुआ कि अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है ना, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है, एक आइसोलेटेड वॉल की तरह ये काम करता है। ठीक है, यही कारण होता है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म होते हैं। तो इसका ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, मड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी का घर सब लोग अपने लिए एक बनवा लीजिए, गर्मियों में काफी हेल्प करेगा, आपको कूलर और एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही नेचुरल चीज है, नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज 5:3, यानी कि आप कह सकते हैं K1:K2 इज इक्वल टू 5:3। If the thermal resistance of rods of same thickness of the material is same, thermal resistance same है यानी R1 इक्वल टू क्या है R2 के, then the ratio of length of these two rods will be, यानी कि लेंथ का रेशियो L1 L2 चाहिए, L1 रेशियो L2 चाहिए। और एक चीज यहां पर बोल रहे हैं सेम थिकनेस, जो रॉड है उनका थिकनेस सेम है, थिकनेस मतलब रॉड का थिकनेस मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, तो यहां पर आप कह सकते हैं A1/A2, तो इतनी वैल्यूज आपको गिवन है और आपको L1 और L2 का रेशियो चाहिए। तो आपको पता है किसी भी वायर के थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं θ1 - θ2 अपान ये हीट करेंट इज इक्वल टू, और यही होता है L/KA के बराबर, यही होता है फार्मूला हमारे पास। तो यानी R इज इक्वल टू होता है L/KA के, तो यहां से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू हो जाएगा कितना R × K × में A के, यहां से आप रेशियो निकालिएगा तो आपको मिलेगा L1/L2 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू K1/K2 इंटू A1/A2। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर यूज करिए, और सिचुएशन में ये है कि जो R है वो वैल्यू आपस में इक्वल है, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, सेम थर्मल रेजिस्टेंस है, और दूसरा ये है कि जो इसका थिकनेस है वो थिकनेस भी सेम है, तो अगर ये दोनों ये सेम है आपस में और ये आपस में सेम है, ये पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो K1 और K2 का रेशियो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये रेशियो है 5:3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5:3।
यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जितना थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है उतना ही लेंथ का रेशियो आएगा 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Two ends of metal rod are maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 joule per second. If the two ends of metal rod are maintained at temperature 200 degree Celsius and 210 degree Celsius, the rate of heat flow will be. रेट ऑफ हीट फ्लो आपको पता है उष्मा प्रवाह की दर, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें H1 की वैल्यू पहले गिवन है कितना, 4.0 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए θ1 दिया हुआ है और θ2 दिया हुआ है इस कंडीशन में। फिर दोबारा के लिए हमें θ1 दिया हुआ है और θ2 दिया हुआ है, और θ1 है कितना 200 डिग्री सेल्सियस, θ2 कितना है 210 डिग्री सेल्सियस। इसके कंडीशन में हमसे ये H2 पूछ रहे हैं, ये H2 पूछ रहे हैं, और यहाँ पर ये कितना है, ये 100 और 110, 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि H का जो है थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है, फार्मूला आपके पास यही वाला है, Q इज इक्वल टू KA और θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू में क्या T। आपको पता है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q अपान T को ही H बोलते हैं, तो इस T को इधर ले आइए, तो Q अपान T की जगह पर लिखेंगे H, तो H इक्वल टू हो जाएगा KA और ब्रैकेट में आएगा θ1 माइनस θ2 और अपान में क्या हो जाएगा L। अगर हम इसी फार्मूले को दो अलग अलग कंडीशन में लें और उसका रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ रेशियो निकालने के बाद हमें मिलेगा H1 अपान H2, H1 अपान H2। और देखिए KA और L की वैल्यू बदली नहीं है, क्योंकि रॉड वही है जो पहले कंडीशन में था, खाली उसकी सिचुएशन हमने बदली हुई है। तो अगर रॉड वही है तो K की वैल्यू, A की वैल्यू, L की वैल्यू सब कुछ सेम है, तो रेशियो लेने पर ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचेगा हमारा ये पहले वाला θ1 माइनस θ2। अच्छा, इस वाले को हम डैश कर देते हैं, तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा। और अपान में कितना आ जाएगा, अपान में आ जाएगा θ1 डैश माइनस θ2 डैश। ये रेशियो निकल के आएगा, है ना। ये उष्मा प्रवाह की दर और टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसके बीच का अगर हम रेशियो ले लें तो KA और L की वैल्यू सेम थी, तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो H1 अपान H2 इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपान टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, सबकी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, वैल्यू रखिए, H1 की वैल्यू 4 रखेंगे, H1 की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, H1 की वैल्यू 4 अपान में H2 की वैल्यू पता करनी है θ1 माइनस θ2, ये हमारा θ1 है और ये θ2 है, दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। यहाँ पर 110 है और 100 है, कितना डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, 10 का डिफरेंस आएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं। और अपान में θ1 डैश माइनस θ2 डैश, यानी इनका डिफरेंस लेना होगा। तो 200 ये भी है, 210 है, तो इनका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 आएगा। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी 4 जूल पर सेकेंड, है ना। यानी कि पहले जितना H की वैल्यू थी उतनी ही H की वैल्यू आएगी। और ये इसलिए भी आएगी क्योंकि आप फार्मूले से देखिए, आपको एकदम क्लियर कट ये पता चल रहा है कि H प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस के, अगर बाकी फैक्टर्स नहीं बदल रहे हैं तो H प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस के, और टेम्परेचर डिफरेंस पहले भी सेम था और अभी भी सेम है। यहाँ भी 10 का डिफरेंस था, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। टेम्परेचर बदला है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, और फार्मूले में टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है। तो 10 का डिफरेंस तब था, 10 का डिफरेंस अब है। तो H की वैल्यू 4 तब थी, तो H की वैल्यू 4 अभी भी होगी। सॉल्व करने की भी कोई बहुत जरूरत नहीं थी, अगर दिमाग में आ जाए तुरंत तो अच्छी बात थी। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये चीज देखिए, यही सब चीजें हैं जो आपका टाइम एग्जाम में बचाती। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपने ये फार्मूला लिखा और फार्मूले से आपको दिखा कि सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं, H जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, अगर क्लिक किया कि 10 का डिफरेंस यहाँ भी है, 10 का डिफरेंस यहाँ भी है और वही मैटर करता है, तब तो नहीं बदलेगा, फिर तो 4 आ जाएगा। फिर ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अगर आप करेंगे तो 1 आध मिनट का टाइम, मतलब 30-40 सेकंड का टाइम तो आप इसमें लग ही जाएगा कम से कम। ठीक है, और अगर सोचेंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें कह रहे हैं कि इन एन इंगनहॉज एक्सपेरिमेंट वैक्स मेल्टेड ओवर 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉपर रॉड एंड ओवर 4 सेंटीमीटर ऑफ आयरन, यहाँ पर आयरन रॉड होगा, आयरन रॉड। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयरन व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.90। देखिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम इंगनहॉज का जो एक्सपेरिमेंट है, ये इंगनहॉज का एक्सपेरिमेंट जो है, ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक कंटेनर लेते हैं
और उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरते हैं, गर्म रहता है, उसका हीट रहता है, और इसमें ये होल कर करके यहाँ से कुछ रॉड निकालते हैं अलग अलग मटेरियल्स के, है ना। कोई देखिए कॉपर का है, तो कोई आयरन का है, कोई एल्यूमिनियम का है, ऐसे। और फिर इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं वैक्स। इसके ऊपर हम वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, मोम की का लेप लगा देते हैं। और ये कोटिंग करने के बाद अब इसके अंदर जो हमने हॉट ऑब्जेक्ट या लिक्विड जो भी इसके अंदर डाला हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, हीट निकलेगा, और वो हीट इस कंडक्टिंग मटेरियल या इस रॉड के थ्रू ऐसे आगे बढ़ेगा, और जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा वो उतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसके अंदर से उतना ज्यादा हीट पास होगा। और जितना ज्यादा हीट पास होगा उसमें उस हिसाब से इसकी क्या होगी, इस वैक्स की मेल्टिंग होगी। इस वैक्स की क्या होगी, मेल्टिंग होगी। तो जिसमें वैक्स ज्यादा लेंथ तक मेल्ट हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर था हीट का। जिसमें कम लेंथ तक मेल्ट हुआ, इसका मतलब वो कम अच्छा कंडक्टर था हीट का। तो इस ये जो एक्सपेरिमेंट इंगनहॉज ने किया था, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि ये जो लेंथ इसमें मेल्ट हुआ है वैक्स का, वो लेंथ जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ का स्क्वायर जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ जितना भी है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो के ऊपर डिपेंड करता है, और के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी जितनी अच्छी है उसमें उतना ज्यादा लेंथ के जो मेल्टेड लेंथ है उसके स्क्वायर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा आएगी। तो यहां से आप ये वाले फार्मूले को याद कर सकते हैं, के प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, या के प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट और एल स्क्वायर, या आप ये बोल सकते हैं के अपान में एल स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो कई बार तो ये फार्मूला ही रिपीट हुआ है एज इट इज, ये उन्होंने पूछा हुआ है फार्मूला कौन सा करेक्ट है इस वाले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो इंगनहॉज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग के अपान एल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं के प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यहां पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, और इसमें आप देख रहे हैं के प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इसका मतलब आप कह सकते हैं के वन अपान के टू इज इक्वल टू एल वन स्क्वायर अपान में क्या, एल टू स्क्वायर। दो अलग अलग मटेरियल यहां पर यूज किए गए हैं, एक है आपका कॉपर और दूसरा है आपका आयरन, है ना। तो कॉपर जो है वो कितना पिघला हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक। कॉपर में जो वैक्स है वो कितना पिघला हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक, और कॉपर की कंडक्टिविटी भी दिया हुआ 0.90। ठीक, आयरन की अगर बात करें तो आयरन में जो वैक्स है वो 4 सेंटीमीटर तक पिघला हुआ है। इससे पता चल रहा है कि आयरन की कंडक्टिविटी कॉपर से कम आएगी, क्योंकि आयरन की जो लेंथ मिली है मेल्टेड वैक्स की लेंथ वो कम आई है, और कम आई है इसका मतलब कंडक्टिविटी कम थी। ठीक, तो जो के की वैल्यू हम आयरन के लिए निकालेंगे, जो ये पूछ रहे हैं, वो वैल्यू इससे कम आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे कम वैल्यू आनी चाहिए। और यहां पर हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। पहले हम ऊपर किसके लिए लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कॉपर के लिए, और अपान में लिख लेते हैं आयरन के लिए। तो के कॉपर के लिए और के आयरन के लिए इज इक्वल टू एल कॉपर के लिए और अपान में एल आयरन के लिए। बस सारी वैल्यूज आपको पता ही है। कॉपर कितना पिघला हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। और आपका ये जो आयरन है वो कितना पिघला हुआ है, 4 सेंटीमीटर तक, 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि टू वेसल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट, द सेम क्वांटिटी ऑफ आइस फिल्ड इन देम get melted in 25 minutes and 50 minutes respectively, the ratio of their thermal conductivity is। यानी इसमें कह रहे हैं कि दो बर्तन हैं और देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सच में एक जैसे नहीं है, एक ही मटेरियल के नहीं बने, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं दो बर्तन, और इनके अंदर रखा गया है बिल्कुल बराबर मात्रा में बर्फ, और उस बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उस बर्फ को पिघलाने के लिए जो टाइम लगा है, इसमें लगा है 25 मिनट, और दूसरे वाले बर्तन में लगा है क्या, 50 मिनट, है ना। अब देखिए किसी में 25 मिनट में पिघल जा रहा है, किसी में 50 मिनट में पिघल जा रहा है, तो क्या इसमें कम हीट देना पड़ा होगा, इसमें ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में अगर आपने बर्फ की मात्रा बिल्कुल समान रखी है तो आपके पास ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। इतनी हीट तो इसको चाहिए ही चाहिए पिघलने के लिए, चाहे आप इस बर्तन में रखिए चाहे उस बर्तन में रखिए। अंतर ये था कि इस वाले बर्तन में ये हीट जल्दी से, ये वाला हीट इसको जल्दी से मिल गया इसलिए जल्दी पिघल गया, और ये वाला हीट इसको देर से मिला इसके लिए देर से पिघला। और जल्दी से या देर से क्यों मिला, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी रही होगी इसलिए जल्दी से मिल गया, इसकी कंडक्टिविटी खराब रही होगी इसलिए देर से इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करके कहीं से ला पाया, है ना। मतलब ये जल्दी से इसलिए पिघला है क्योंकि ये वाले बर्तन की कंडक्टिविटी अच्छी थी, ये देर से इसलिए पिघला क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी खराब थी। हीट तो दोनों में बराबर ही लगेगा, बराबर हीट से ही बराबर बर्फ को हम पिघलाने वाले, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू के ए और θ1 माइनस θ2 और अपान में L इंटू में क्या T। दोनों ही केस में हीट बिल्कुल बराबर है, तो हम ऐसा ही हीट का फार्मूला दोनों ही बार लेंगे। तो क्या हम फार्मूला लिखेंगे, पहले वाले के लिए
पहले वाले के लिए जो हीट लगा, दूसरे वाले के लिए जो हीट लगा, वो हीट बिल्कुल बराबर है, पिघलना है क्योंकि सेम बर्फ को पिघलाना है तो सेम ही हीट चाहिए। तो Q1 इक्वल टू Q2 अगर हम यहाँ करें, Q1 इक्वल टू Q2, तो Q1 की जगह पर हो जाएगा K1 A1, ठीक है। A1 ना लिख के आप इसको A लिखिए क्योंकि दोनों बर्तन एक जैसे हैं, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। θ1 माइनस θ2 मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग और इस बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस, और अपान में L, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, ये ध्यान रखिएगा। सिचुएशन एकदम एक जैसी है। सराउंडिंग का जो हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, आप मान लीजिए इसका टेम्परेचर है θ2 और इसका टेम्परेचर है θ1, है ना, यहाँ पर भी θ2 और यहाँ पर भी θ1, सब कुछ सेम है, सिर्फ बर्तन अलग मटेरियल का बना था, इसी वजह से ऐसा हुआ था। तो K1A θ1 माइनस θ2 अपान L, और यहाँ पर हो जाएगा T की जगह पर T1, अलग टाइम लगा उतना हीट लेने में, और उनको जो है इतना हीट लेने में अलग टाइम लगा। तो क्यों? क्योंकि K2 अलग था, तो K2A और θ1 माइनस θ2, इनको टाइम लगा T2, और अपान में लेंथ हो गया L। L और A से L और A कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से θ1 माइनस θ2 से ये कैंसिल हो गया, तो K1 अपान K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 अपान में T1, T2 अपान में T1। और T2 कितना है, इनको कितना टाइम लगा था, 50 मिनट, और T1 कितना है, इनको कितना टाइम लगा था, 25 मिनट। तो यानी आप यहाँ पर लिखेंगे 50 और बटे में 25, यानी कि 2:1, यानी कितना आ जाएगा, 2:1। उल्टा तो नहीं हो गया, ये K1 है और ये K1 अपान में K2 और ये T2 है, इधर जाएगा क्या, T1, तो T2 अपान T1, ठीक है ना। तो K1 अपान K2 इक्वल टू T2 अपान T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/2 यानी 2:1। तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। क्योंकि पहला ये वाला आपका 25 वाला है, ये आपका T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, तो T1 के लिए K1 और T2 के लिए K2, ठीक है। और T1 वाली वैल्यू नीचे है और T2 वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो इनके थर्मल कंडक्टिविटी की 2 गुनी थी, इसी वजह से हर एक चीज एक जैसा था, लेकिन टाइम इनको लगा आधा और इनको 2 गुना। और इस फार्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि जो Q हीट है, या यहां से आप देखिए अगर Q की वैल्यू सेम है तो T इधर चला जाएगा, तो K प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब सेम हीट के अमाउंट को लाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका K जितना ज्यादा होगा उसमें उतना कम टाइम लगेगा हीट को देने, और जिसका K जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी हीट को देने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 तो वैसे भी हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि ये आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इन स्टेडी स्टेट, अस्थायी अवस्था में क्या होता है, अस्थायी अवस्था में क्या सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम होता है, या फिर उष्मा का प्रवाह होना बंद हो जाता है, या फिर उष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं सॉल्व, इसको हमने बार बार पीछे डिस्कस किया है, तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये TGT 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह से आपका हीट ट्रांसफर का ये पूरा टॉपिक हमने कोशिश किया है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरुआत में रिवाइज कर दिए हैं, फिर उनके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम पूछे गए थे और जो रिपीटेड वाले प्रॉब्लम थे उनको हमने रिपीट नहीं किया है। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए 2-3-4 बार, तो हमने एक करा दिया, बाकी के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग जितने एस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सबको यहाँ पर हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। मैकेनिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये थर्मल फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि अगला कौन सा यूनिट आप चाहते हैं जो हम स्टार्ट करें। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कुछ संख्या में और उससे कुछ समझ में आएगा कि मेजोरिटी लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अदरवाइज जो भी हमने पिछले बैच में पढ़ाया था उसकी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगी। ओके, थैंक यू।